ठीक है। ओके। सो हम मनुष्य लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारा स्वास्थ्य। हमारे जो ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो मनुष्य शरीर है इसको प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। अभी जो मनुष्य शरीर हमको मिला है हम इसकी कद्र नहीं करते, और करना शुरू करते हैं तब जब हमारे को कोई बीमारी या कोई चीज घटित होती है हमारे साथ। हम आज दिन भर अपने शरीर के लिए बिल्कुल कृतज्ञ नहीं थे, लेकिन गलती से नाखून काटते वक्त थोड़ा ज्यादा नाखून कट जाए और दिन भर वो दर्द करता रहे तो हमारा चौबीसों घंटे ध्यान वहीं पे रहता है, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। और जब दर्द ठीक हो जाता है तो हमें बड़ी राहत फील होती है। पेट दर्द करता है तो बड़ा ध्यान वहां पे रहता है, पेट दर्द ठीक हो जाता है तो बड़ी राहत फील होती है। लेकिन जब पेट दर्द नहीं था, जब सर दर्द नहीं था, जब बीमारी नहीं थी, तब क्या उतना ही ध्यान हम अपने शरीर का देते हैं? तो जवाब है नहीं। आज हम सब, ये आपके स्क्रीन पे दो चीजें लिखी हुई है, एक है लाइफ स्पैन और दूसरा है हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? पैदा होने से मरने तक की जो उम्र है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में, ऑटोमोबाइल के जमाने में, एआई के जमाने में, मेडिकल इंडस्ट्री में इतना रिवॉल्यूशन हुआ, इतनी ग्रोथ हुई, इतनी चीजें बदल गई है ना। आंखों में समस्या आई तो ऑपरेशन करवा लिया, हार्ट में समस्या आई तो ऑपरेशन करवा लिया, किडनी में समस्या आई ऑपरेशन करवा लिया। उस वजह से 5 7 8 10 15 साल एक्स्ट्रा जी रहा है इंसान, जिसको कहते हैं लाइफ स्पैन। लेकिन क्या हेल्थ स्पैन भी है? तो जवाब है नहीं। पहले ऐसा होता था कि इंसान लंबा जीता था और झट से मर जाता था। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले इंसान लंबा जीता था और झट से मर जाता था। अब इंसान लंबा मर रहा है और बहुत छोटे में मर जा रहा है। है समझ में? पहले इंसान लंबा जीता था, जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो 70 75 साल तक स्वस्थ जीते थे। बीमारी होती थी तो कितने साल के लिए? 2 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बीमार रहते थे, और फिर अरे दादा कहाँ, अरे वो कल रात को उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज 20 25 30 साल के बाद से ही बीमारियां, डायबिटीज, बीपी, शुगर, माइग्रेन, मोटापा और ना जाने क्या क्या इंसान के साथ चलता रहता है, और वो लंबे समय तक उन चीजों के साथ जूझता है, उन सारी चीजों को वो चेक करता रहता है, उन सारी चीजों का ट्रीटमेंट लेता रहता है। तो पहले हम लंबा जीते थे, फिर मरते थे झट से। अब हम लंबा मर रहे हैं और बहुत छोटे में मृत्यु हो जा रही है। बस समझ में आई? आपसे एक सवाल है मेरा आपसे, ठीक है? अगर मैं आपका दुश्मन हूं, वैसे हूं नहीं पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो क्या आप मुझे पनाह परवरिश देंगे अपने घर में? जबकि आपको ये पता है कि अगर ये 5 साल 6 साल हमारे साथ रह लेता है, हमारा ही खाएगा, हमारा ही पिएगा, हमारे साथ ही सारी चीजें करेगा और बाद में हमारी ही हत्या करने वाला है, तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखेंगे, अपने घर में पालेंगे पोसेंगे? बताइए। जो लोग वीडियो कैमरा ऑन है ऐसे ऐसे कर दिया करो। नो, नो 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 नो। लेकिन लेकिन इस शरीर रूपी घर में हम ऐसी छोटी 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 बीमारियों को खुद से पनाह दे रहे हैं, रोजाना 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 रोजाना। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आज रात में सोया और कल डायबिटीज हो गया, आज रात में सोया और कल उसको शुगर हो गया, आज रात में सोया कल माइग्रेन हो गया, आज रात में सोया कल मोटापा हो गया? ऐसा कोई व्यक्ति जानते कि एकदम सोया और अगली सुबह अरे मुझे तो मोटापा हो गया, अरे मुझे तो ये शुगर बढ़ गया, अरे मेरे को तो माइग्रेन हो गया? ऐसा कोई व्यक्ति जानते हैं? सब धीरे 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 बढ़ रहा होता है। जब धीरे बढ़ रहा था क्या तब उसको ठीक किया जा सकता था? क्या उसको सुधारा जा सकता था? जवाब है हाँ। लेकिन हम मनुष्य लोगों का एक गुण है, हम तब तक सीरियस नहीं होते किसी चीज के लिए जब तक बात अड़ नहीं जाती। जो स्टूडेंट्स हैं वो कब पढ़ाई करते हैं? एग्जाम के 2 रात पहले, 1 रात पहले, आधी रात पहले, या हो सकता है कॉलेज जाते जाते, स्कूल जाते जाते। जो बाकी के मेल्स है, जो बिजली बिल, सब्जी भाजी है, सब्जी भाजी कुछ है, अरे पूरा ही खत्म हो गया, चलो ठीक है ला लेते हैं। तेल पूरा ही खत्म हो गया, चलो ला। बिजली बिल महीने भर का टाइम है लेकिन आखिरी में ही भरते हैं। तो ये हम मनुष्य लोगों का गुण है। और ऐसे करते करते कई सारी बीमारियां हम सारे लोगों के जीवन में पनपती है। आपकी स्क्रीन पे सबसे लेफ्ट में ना एक कार दिखाई दे रही होगी आपको। उस कार में कोई बता सकता है कितने चक्के हैं? कोई बता सकता है कितने व्हील्स, चक्के कितने हैं? अगर आप गिनोगे तो दिख जाएंगे आपको। नीचे के 4 और पीछे एक रखा हुआ स्टेपनी, राइट? वो स्टेपनी पे गाड़ी चलती नहीं, गाड़ी चलती हुई 4 चक्कों पे ही है, लेकिन वो फिर भी एक्स्ट्रा रखता है इंसान, राइट?
घर के अंदर अगर हम कोई चीज गैस खत्म होने वाली होती है, हम पहले से उसका ध्यान रखते हैं। सब्जी खत्म होने वाली पहले से ध्यान रखते हैं। लेकिन शरीर के साथ हम ऐसा नहीं करते। जब बात अड़ जाती है, खत्म हो जाती है, तब हमें होश आता है, अरे तेरी तो हार्ट अटैक हो गया, अरे तेरी तो लकवा हो गया, अरे बाप रे ये हो गया, अरे बाप रे वो हो गया। और फिर जब बीमारी पकड़ लेती है तो हम जाते हैं किन लोगों के पास? हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स कौन है? डॉक्टर्स है फायर एक्सटिंग्यूशर। ये जो आपको मशीन दिख रही है ना, आग बुझाने वाली, ये है डॉक्टर। ये मशीन कब इस्तेमाल होती है? आग लगने के पहले या बाद में? ये मशीन का इस्तेमाल होता है आग लगने के बाद में। डॉक्टर के पास कब जाते? बीमार होने के बाद में। लेकिन क्या आप जब अपना घर बनाते हैं तो उन चीजों का ध्यान रखते हैं कि आग ना लगे, खिड़की से हवा बढ़िया आए, वेंटिलेशन बढ़िया हो, फर्श अच्छा हो? है ना, कहते हैं कि आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदते हैं, कुआं पहले से तैयार करके रखा जाता है। तो जो डॉक्टर्स है वो कौन है? आग बुझाने वाले। तो आग लगाने वाले कौन लोग हैं? हम लोग हैं। तो ये जो आग लग रही है, जो बीमारियां पनप रही है, आपके सामने में एक पेड़ और आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। ये जो पेड़ है, अगर आप मुझे जवाब जरूर देना, इस पेड़ की ऊपर की मैं 10 पत्तियां तोड़ देता हूं, ठीक है, 10 पत्तियों को मैं तोड़ देता हूं, तो क्या ये पेड़ मर जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा? है ना? नो। बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं इस पेड़ की पत्ती तोड़ देता हूं, इवन नीचे तक भी तोड़ देता हूं, बडिंग कर देता हूं, तो दोबारा वो पेड़ पनपना शुरू हो जाएगा, दोबारा से वो पेड़ उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जड़ें ही काट देता हूं, जड़ों में जहर डाल देता हूं, तो क्या फिर ये पेड़ पनप पाएगा या जिंदा रहेगा? तो जवाब है नहीं। मतलब ज्यादा जरूरी चीज क्या है, ज्यादा जरूरी ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? जड़ में, पत्ती में, तने में, फूल में, फल में, किधर? तो जवाब है जड़ में। जब कोई बीमारी होती है, कैंसर हुआ, चलो हो गया, कुछ कारण तो रहा होगा कि इतने सारे लोगों में आपको कैंसर हुआ। डायबिटीज हो गया, चलो ठीक है हो गया। क्यों हुआ? माइग्रेन हुआ। क्यों हुआ? लकवा हो गया। क्यों हुआ? बारिश होती है, बादलों से पानी गिरता है, तो उसका कारण है ना, इधर से वाष्पीकरण होता है, समुद्र से भाप बन के ऊपर जाता है, डेंस्ड होता है, जमा होता है, जब घनत्व बढ़ जाता है तो पानी टपकता है। सूरज निकल रहा है तो गर्मी लगती है, कारण है। धरती घूम रही है, चंद्रमा छोटा बड़ा, हर चीज का कारण है। तो जो ये बीमारियां हो रही है, इसका कारण भी तो होगा। हम लोग क्या करते हैं, उन कारणों को ना पकड़ के हम सीधा डॉक्टर को पकड़ते हैं। फिर वो जो दवाई लिखे, जो ऑपरेशन बोले, हम उनके पीछे बिल्कुल जाते हैं। लेकिन आज की मीटिंग में हम रूट कॉज यानी कि जड़ के ऊपर चर्चा करेंगे, और मैं बहुत आसान भाषा में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सीखना नहीं सीखना, इट्स अप टू यू। मैं सिखाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा बहुत आसान भाषा में कि कैसे बीमारियों से मुक्त रहा जा सकता है। तो इतनी बात समझ में आ गई? ओके। ये है आपके शरीर की बनावट, ठीक है। आपका शरीर छोटी 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 कोशिकाओं से बना है। छोटी छोटी कितनी कोशिकाओं से बना है? तो लगभग 63 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि 63 खरब कोशिका मिलती है जब आपस में, तो धीरे 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 वो सिस्टम बनाती है। उस सिस्टम को बोलते हैं टिश्यू। हिंदी में कहते हैं ऊतक। सेल्स जब मिलती है छोटी छोटी, आपस में सिस्टम बनाती है, तो बनता है टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू 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 जुड़ते हैं एक रूप में, तो उसे कहते हैं ऑर्गन यानी कि अंग। और जब बहुत सारे अंगों का समावेश आपस में बनता है, तो हमारा एक सिस्टम बनता है जिसको हम मानव शरीर बोलते हैं। सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाई साहब है सेल। जड़ कौन सी है? तो जड़ है सेल्स। अगर हम इसका विज्ञान समझ पाए, इसका ये समझ पाए कि कैसे ये चीजें होती है, कैसे ये चीजों को बढ़ा सकते घटा सकते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हम खाते पिज्जा, बर्गर, समोसा, मोमोज, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पानी पूरी, मजा आ गया भाई साहब, और क्या छोले बने थे भाई साहब। हमें वो चीजें पसंद है जो हमारे जीभ को अच्छी लगती है। हम स्वाद के लिए खाते हैं। हमें पिज्जा पता है, हमें हमें आइसक्रीम पता है, हमें ये दुनिया भर की भाषा हमें पता है। लेकिन ये भाषा शरीर नहीं समझता।
जो भाषा हम समझ रहे हैं बाहर तौर पे कि आइसक्रीम है, ये शक्कर है, ये गुड़ है, ये पपीता है, ये भाषा हम समझते हैं, लेकिन हमारा शरीर, हमारे अंगों की कोशिका इस भाषा को नहीं समझती। हमारा शरीर जो भाषा समझता है वो ये है आपके सामने। हमारा शरीर समझता है कार्बोहाइड्रेट, हमारा शरीर समझता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, वसा, ये सारी चीजें जो शरीर को प्रवृत्ति देती है आगे बढ़ने की। शरीर उसकी भाषा जानता है, वो आपका पिज्जा नहीं जानता। पिज्जा से मिलने वाले जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जानता है, ट्रांसफैट जो है वो जानता है, जो तेल से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल थक्का जम रहा है खून की नलियों में, शरीर वो जानता है, तेल का ब्रांड नहीं जानता। तो आज हम शरीर जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो बीमारी 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 ये आजकल काफी ज्यादा ही आफ्टर कोविड काफी ज्यादा तेजी से बीमारियों का सीजन चला आ रहा है। ठीक है, तो बीमारी आखिर होती कितने टाइप की है? तो बीमारी होती है दो टाइप की। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर लिखें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डिसीजेस, बीमारियां होती है दो तरह की। पहली होती है कम्युनिकेबल डिसीज और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। हिंदी में बोले तो संक्रमणकारी रोग और गैर संक्रमणकारी रोग। ठीक है, संक्रमणकारी रोग क्या होते हैं, गैर संक्रमणकारी रोग क्या होते हैं? तो ये है आपके सामने संक्रमणकारी रोग, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज। कोरोना हुआ तो वो फैला, मलेरिया हुआ वो फैलता है मच्छर के काटने से, इन्फ्लुएंजा हो गया, टीबी हो गया, HIV हो गया, एड्स हो गया, जीका वायरस हो गया, इबोला हो गया, डेंगू हो गया, है ना, कोविड-19 हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये फैलती है। इसको कहते हैं संक्रमण से होने वाली बीमारियां। इन संक्रमण से होने वाली बीमारियों के लिए डॉक्टरों ने, एलोपैथी वालों ने बहुत सारी दवाइयां तरह तरह की बना के रखी है। जब हो ही गई है तो हमको वो साधन का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन बीमारियों को अगर परसेंटेज में डालते हैं आप, कम्युनिकेबल डिसीज वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो इनका प्रतिशत, मरने वालों की अगर हम बात करें, मरने वालों में इनका प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 10% है। इन बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया भर में लगभग 10% है। तो बाकी के 90% लोग कैसे मरते हैं? बाकी के 90% लोग मरते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के माध्यम से। इसको क्रोनिक डिसीज भी कहते हैं, हिंदी में दीर्घकालिक बीमारी। लिख लो, दीर्घकालिक बीमारी, क्रोनिक डिसीज, मतलब जो एकदम से नहीं हुई, धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है, उसको कहते हैं क्रोनिक डिसीज, दीर्घकालिक बीमारी। और दूसरी भाषा में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये फैलती नहीं है कि किसी को मोटापा है और उसने किसी को छू दिया तो उसको मोटापा हो गया, लकवे वाले ने दूसरे को छू दिया लकवा हो गया, ऐसे नहीं होता। ये मनुष्य खुद निर्मित करता है। इसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो गई, आपके हार्ट रिलेटेड जितनी समस्याएं है ये किसी मच्छर मक्खी के काटने से नहीं पनपती, ये पनपती है लाइफस्टाइल, खान पान की वजह से, और कोई कारण नहीं होता। लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से। आप बने रहिएगा सेशन के अंदर, मैं आपको डिटेल में लेकर के सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ब्रेन स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी, श्वसन से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड, डायबिटीज यानी शुगर, मधुमेह की प्रॉब्लम, कैंसर, ये मेन बड़े बड़े नाम है। छोटे नाम, मोटापा। कैसे हो रहा है भाई साहब? कोई कोई समोसा आज खाया और कल मोटा हो गया, ऐसा होता है क्या? गुलाब जामुन दो ज्यादा खा लिया आज तो कल मोटापा हो जाता है क्या? ऐसे नहीं होता। अल्जाइमर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमेलेशिया, कैटरेक्ट, हाइपरटेंशन जिसको हाई बीपी कहते हैं, लो बीपी कहते हैं, ओरल डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, ये सब चीजें क्यों हो रही है? कान की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सब लाइफस्टाइल डिसीजेस है, जिसको एनसीडी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और क्रोनिक डिसीजेस भी इसको बोलते हैं, दीर्घकालिक बीमारियां। ठीक है, आपके सामने एक इंटरनेट से एक फैक्ट निकाला हुआ है, आप देखिए उसको। दुनिया भर में 41 मिलियन लोगों की मौत, मतलब दुनिया भर के 71% लोगों की जो मौतें हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से होती है। कितनी बड़ी बात है, 71% लोग मर जाते हैं। 71% लोग मर जाते हैं हर साल। किस चीज की वजह से? एनसीडी की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से, ये सबसे ज्यादा है। आपके इर्द गिर्द आप समस्याओं के नाम लो, आप बीमारियों के नाम सोचो, आपको क्या नाम आएंगे?
डायबिटीज, बीपी, शुगर, माइग्रेन, मोटापा, स्टमक प्रॉब्लम, पीरियडिक इश्यूज, सेक्सुअल इश्यूज, लकवे की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब क्या बीमारी है? ये सब है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का एक अच्छा पॉइंट ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हम अपनी लाइफस्टाइल और खान पान को बदल के ठीक कर सकते हैं। कैसे? आगे चलते हैं। आपके सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है। ये एनसीडी का पेड़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का पेड़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होने के कारण जड़ में देखो आप क्या क्या लिखा हुआ है। अनहेल्दी ईटिंग, एक्सेस एल्कोहल, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, ये भी तो शरीर को दे ही रहे हो ना। जो जड़ में डालोगे जड़ वैसे ही ऊपर पहुंचाएगी। सिंपल। अनहेल्दी ईटिंग, ईटिंग दो तरह की होती है और दोनों ही आपकी चॉइसेस है। खाना तो आपको मुंह से ही है, लेकिन क्या खाना है इसका चुनाव आपके अपने हाथ में है। आप रोज पिज्जा बर्गर समोसे भी खा सकते हैं और रोज स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित चने भी खा सकते हैं। चॉइसेस आपकी है अपनी खुद की। फिजिकल एक्टिविटीज, पहले क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी, इंसान मजदूरी करता था, फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करता था। आज स्कूल जाना है, कैसे जा रहे हैं? गाड़ी पे बैठ के। दिल्ली जाना है ट्रेन में बैठ के, कार में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के। ऑफिस जाना है कार में बैठ के, बाइक में बैठ के। ग्राउंड तक जाना है जॉगिंग करने के लिए, तो भी लोग जा रहे हैं गाड़ी से। तो शरीर की जो एक्टिविटीज है वो डाउन हो गई है, वो ना के बराबर हो गई। इसके अलावा हम खा रहे हैं खाना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप रिप्लाई जरूर करना। आप देखोगे स्क्रीन पे आपके सामने गोभी भी रखी है, तेल भी रखा हुआ है और पैन भी रखा है। तो चलिए गोभी बनाते हैं, ठीक है। आपके सामने दो सब्जियां हैं, आप कौन सी खाना चाहेंगे? ऑप्शन के हिसाब से बताइए। ऑप्शन ए, बिना इल्ली वाली सब्जी। ऑप्शन बी, इल्ली है जिसमें कीड़े लगे हैं वाली सब्जी। अगर आप अपने घर में बनाना चाहते, खरीदना चाहते, लाना चाहते हैं, तो कौन सी वाली सब्जी आप बनाएंगे? ऑप्शन ए बिना इल्ली वाली, ऑप्शन बी इल्ली या कीड़े वाली। कमलकांत चौरसिया जी बोल रहे हैं बिना इल्ली वाली। देवकी मैडम बोल रही है ए। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ए। अब यहाँ पे अगर कोई मेरे किसान भाई, किसान मित्र बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे, तो इतनी अकल सब में है आज की तारीख में कि जो बिना इल्ली वाली सब्जियां है उसमें क्या डाला गया है? उसमें डाला गया है कीटनाशक, राइट। और जो इल्ली वाली सब्जियां हैं, ऑब्वियसली वो तो पनपते ही है ना, आज का माहौल ही ऐसा है, तो उसमें क्या नहीं डाला गया है? कीटनाशक। आप कौन सी चुन रहे थे अभी? ऑप्शन ए। तो साइड बाई साइड आपने ऑटोमेटिकली क्या चुन लिया कि हम कीटनाशक वाली सब्जी खाएंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में आप अगरबत्ती जलाते होंगे, ठीक है। मान लेते हो उस अगरबत्ती को जलाते जहां पे उसके नीचे में ना एक कोई कपड़ा रखा हुआ है। तो जो उसका गुल है, जो अगरबत्ती का जो वो है छर्रा या गुल जो भी है, वो गिरता है। वो थोड़ा सा गिरा, थोड़ा सा वो काला पड़ गया, थोड़ा सा डैमेज हो गया। तो एक दिन में आपका वो कपड़ा खराब नहीं होगा। लेकिन रोज वही कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और हर रोज थोड़ा 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 गिर रहा है। तो क्या 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो कपड़ा खत्म नहीं हो जाएगा? वो कपड़ा खराब नहीं हो जाएगा? इसी तरीके से कीटनाशक, अरे मरे थोड़ी ना, कल ही तो गोभी खाई थी, कहाँ मरे? हम नहीं मरे आप। लेकिन बचपन से ऐसी कीटनाशक वाले फल, कीटनाशक वाले सब्जी खाते 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 एक दिन ऐसा आता है, जैसे उदाहरण ले लो, ये रबर है मेरे हाथ में, मान लीजिए रबर है, ये दोनों उंगलियों के बीच में रबर है, मैंने इसमें ऐसे रबर फंसाया और मैं खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ। क्या होगा? फैलेगा। लेकिन एक सीमा के बाद वो टूट जाएगा। दिस इज योर बॉडी। आप अपने शरीर का उपभोग ही तो कर रहे हो, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, सो रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी दे रहे हो शरीर को, शरीर का उपभोग हो रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। और सडनली, अरे भाई साहब तुम्हें पता चला, अरे वो हमारे बल्लू थे ना, उनका हार्ट अटैक हो गया, निपट गया, वो 13वीं में चलना है हमारे को। अचानक से हुआ क्या? नहीं, अचानक से नहीं हुआ, थोड़ा 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 हर रोज हो रहा था। और दूसरा, अब बात करते शरीर को हम देते क्या है। तो हम शरीर को देते हैं खाना। खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजें, जिसमें से एक मुख्य है हमारा तेल। और हम खाते हैं रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल को रिफाइंड बनाने के लिए उसमें 17 तरह के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें से मुख्य एक है जिसको कहते हैं हेक्सेन। हेक्सेन एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो आपके तेल में डाला गया है। और हेक्सेन
जब गर्म होता है तो वो शरीर में जाने के बाद बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। यही कारण बनता है कई सारी बीमारियों का। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में मुझे ना ठेंगा दिखा देना या यस लिख देना, या जिनकी कैमरा ऑन है मुझे ठेंगा दिखा दो, हम दिखा दो, ठीक है। फैट बीमारी का सबसे बड़ा कारण। अगर जैसे 100 बीमारी है, 100 बीमारियों में एक ऐसा कारण निकाला जाए कि जो सब में कॉमन मिलेगा, वो है फैट, वसा। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना चाहते नहीं ले लो। लिपिड बोलते हैं इसको, फैट बोलते हैं, ठीक है। हमें हर रोज 90 ग्राम से 100 ग्राम फैट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम अपने घी के माध्यम से, कुछ खाने पीने की चीजें जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए उससे ले सकते हैं, तेल से ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में वसा, फैट ज्यादा जाता है, तो शरीर उसको जितना चाहिए उतना तो मिल गया, एक्स्ट्रा जो बचता है वो चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। और जब चर्बी के रूप में जमा होने लगता है, तो हमारे शरीर में जो फैट है, इसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। पहला होता है सफेद फैट। कहाँ जमा होता है? आपका जो हाथ पैर का मांस है, जांग है, ये जो अंग है ना, वह शरीर के ऊपर ऊपर के अंग है, इनके आसपास जमता है। शरीर इसका ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे कुबड़, ऊंट जो होता है उसके ऊपर कुबड़ रहता है ना, चर्बी जमा होती है, फिर जब पानी नहीं मिलता उसको खर्च करता है, उस तरह से हमारी बॉडी में व्हाइट फैट का काम होता है। फिर दूसरा होता है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट क्या होता है? शरीर को गर्म रखने के लिए, फैटी एसिड बर्न करने का काम करता है ना। ये गर्दन हो गया, कंधे के आसपास के हिस्सों में ये जमता है। जैसे बहुत सारे लोगों की गर्दन आपने देखी होगी, एकदम काली काली दिखती है। वो सोचता है इंसान सामने वाला है कि ये यार ये नहाता नहीं है, कि ये कितना मैल जम, मैल नहीं हो, मैल नहीं हो, दैट इज ब्राउन फैट, जो यहाँ और ये वाले हिस्से में जमता है। तीसरा होता है एसेंशियल फैट। एसेंशियल फैट क्या होता है? जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो हमारे शरीर के मुख्य काम है, विटामिन का, हार्मोन का, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, ये होता है एसेंशियल। एसेंशियल का हिंदी में मतलब होता है जरूरी, जरूरी वसा। चौथे नंबर पे आते हैं सब क्यूटेनियस फैट। नाम बस क्यूट है इसका, लेकिन ये क्यूट नहीं होता। हम कैसे मैं बताऊं, ये जो त्वचा हम पकड़ पा रहे हैं, ये जो मांस मैंने अपने स्किन का पकड़ा है, मतलब मसल और स्किन के बीच का जो मांस है, उसको सब क्यूटेनियस फैट बोलते हैं। और पांचवा है विसरल फैट। और ये पूरे सेशन में 99% जो बातें हम करने वाले हैं इसी के इर्द गिर्द है, जिसको कहते हैं विसरल फैट। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। कैसे दिखता है, क्या होता है, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी देखो आपके सामने में स्क्रीन दिख रही है, स्लाइड दिख रही है, आप उसमें देखो। एक है विसरल फैट, पीला पीला जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक है सबक्यूटेनियस फैट जो हम पकड़ पा रहे हैं, ये है सबक्यूटेनियस फैट। ये जो पकड़ पा रहे हैं दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। लेकिन जो अंदर के जो अंग है, उनके ऊपर और उनके अंदर जो जम रहा है, उसको कहते हैं विसरल फैट। ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक चित्र दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पे, राइट। राइट साइड वाले में ज्यादा आसान भाषा में आप ज्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे। जितना पीला पीला दिखाई दे रहा है, आंतों के इर्द गिर्द, ऐसा ही हार्ट के इर्द गिर्द, लीवर के इर्द गिर्द, किडनी के इर्द गिर्द, फेफड़ों के इर्द गिर्द, अंदर जितने अंग हैं उनके इर्द गिर्द जो पीला 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 बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, दैट इज नोन एज विसरल फैट। आपने कभी जनरल के डब्बे में सफर किया होगा, कैसी हालत हो जाती है? कोई इधर से दबा रहा है, कोई इधर से दबा रहा है, कोई पीछे धक्का रहा है, कोई आगे धक्का रहा है, ऐसे हो जाता है इंसान। जब आपके अंगों को जितनी जगह चाहिए थी उससे कम जगहों में उनको दबाया जाएगा, लगातार दबाया जाएगा, तो क्या वो फंक्शनिंग सही से करेंगे? जवाब है नहीं। इसको हिडन फैट भी कहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट के अंदर पकड़ नहीं आते, नॉर्मली पकड़ नहीं आता। नीचे में एक चार्ट बना हुआ है, अगर 1 से 9 के बीच की इसकी रीडिंग है तो ये नॉर्मल है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 14 के बीच में है तो ये हाई है, बढ़ गया है। और अगर 15 से 30 के ऊपर चला गया तो वेरी वेरी हाई है, आपको पक्की बात है, पक्की बात है, आपको बीमारियां पकड़ेगी। बात समझ में आ रही है? विसरल फैट चेक करने के कुछ तरीके होते हैं। एक कराडा स्कैन मशीन आती है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस पे कुछ नहीं करते, आई थिंक 15-20 हजार रुपए के बीच में आती है, सस्ती भी आती है, कुछ अलग अलग कंपनीज की होती है। अगर आप इस पे खड़े होकर के उसके डंडे को उस तरह से पकड़ते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए, तो वो आपके शरीर में एक सर्किट का निर्माण करता है।
आपके शरीर में एक सर्किट का निर्माण करता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और आपके शरीर के अंगों का विश्लेषण करके वो आपको बताता है आपके प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में, विसरल फैट के बारे में। आपके शरीर में जो चीजें अदर रिपोर्ट्स में नहीं पकड़ पाते, वो इस मशीन के माध्यम से आप घर में भी चेक कर सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन। सीटी स्कैन आपने देखा होगा, बड़ी सी स्कैन मशीन होती है ना, उसके अंदर घुसते हैं। एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा होता है, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा वो ऊपर ऊपर से चेक कर सकते हो। और एक फैकल फैट करके आपके मल के माध्यम से भी ये चेक होता है। तो ये तीन चार तरीके होते हैं विसरल फैट को चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो आप, आपके विसरल फैट की वजह से होने वाली बीमारियां आप लिख लो चाहे तो। क्या क्या प्रॉब्लम होती है विसरल फैट की वजह से? हार्ट अटैक इसी से होगा, डायबिटीज इसी से होगा, मोटापा इसी से होगा, टाइप 2 डायबिटीज इसी से होगा, स्ट्रोक हो रहा है इसी से हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है इसी से हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है इसी से हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे? सिर्फ एक चीज की वजह से। दैट इज कॉल्ड विसरल फैट। ये है जड़। इंटरेस्टिंग। ये पता था पहले? अगर नहीं पता तो एन लिखो, एन, कि ऐसा भी कुछ हो, एन। मुझे भी थोड़ा अंदाजा लगेगा, अगर सबको पता है तो फिर मैं कुछ और अच्छे स्तर की बातें करूंगा, नहीं तो फिर एक बेसिक लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एन 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 एन। चलो, एक दो लोगों को पता था, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आपको जानकारी रखनी चाहिए, इंटरनेट का जमाना है, सब सीखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस विसरल फेट की वजह से ये सारी की सारी समस्याएं होती है। अब आपके शरीर में पैदा होने के साथ पहली श्वास लेने से आखिरी श्वास तक एक अंग है जो बिना रुके, बिना थके, लगातार 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 काम कर रहा है, करता रहता है। उसको क्या कहते हैं? दिल, यानी कि हार्ट। और आज की तारीख में अगर आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप व्हाट्सएप खोलते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल उठाते हैं, तो 10 खबरों में एक खबर आपको मिल जाएगी कि 25 साल के युवा की हार्ट अटैक से मौत, सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत, बुजुर्ग व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, गरबा खेलते हुए, डांडिया खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत। तो ये सडनली इतना राइज क्यों? आफ्टर कोविड इतना राइज क्यों और कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। हार्ट से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम क्या है? हार्ट अटैक। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हार्ट फेलियर। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है? कार्डियक अरेस्ट। हमें एक ही पता है कि हार्ट अटैक आ गया। हार्ट के 3 ये मेजर प्रॉब्लम होते हैं। पहला हार्ट अटैक होता है, दूसरा हार्ट फेलियर होता है, तीसरा कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट अटैक क्या होता है? जब मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। जैसे कोई अंग है हमारा, फेफड़ा है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी ब्लड की सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हार्ट अटैक कहलाएगा। ज्यादातर तौर पे यही होता है। हार्ट फेलियर क्या होता है? जैसे 100% काम करना चाहिए था दिल को, तो 100 की जगह काम ना करके वो 90% काम कर रहा है, बाकी डैमेज्ड है। 80% काम कर रहा है, डैमेज्ड है ना। तो जो धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग, उसकी शक्ति कम हो जाती है और वो काम करना बंद कर देता है, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? मस्तिष्क और शरीर के दूसरे अंगों को जब ऑक्सीजन और ब्लड पंप करना बंद हो जाता है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, बहुत लेख और बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको मुख्य बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक ध्यान था? नहीं था? अब ध्यान से इस बात को सुनना। 100 बातों में 90-99% बातें एक ही चीज की वजह से हो रही है, दैट इज कॉल्ड विसरल फैट। यही विसरल फैट जब नसों के इर्द गिर्द, मतलब नसों के अंदर और बाहर जमना शुरू होता है, तो ये नसों में बहने वाले खून को तकलीफ देता है आने जाने के लिए। किस तरह से? देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे चलाता हूं एक वीडियो। ये आपकी खून की नली अभी स्वस्थ है, लेकिन धीरे धीरे आपके खान पान की वजह से, गलत आदतों की वजह से, गलत रूटीन की वजह से धीरे 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 उस नस के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल जम रहा है।
अब खून को जाने में धक्का मारना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो जब ब्लड को हाई प्रेशर लगाना पड़ता है जाने के लिए, तो दैट इज नोन एज हाई बीपी का प्रॉब्लम। और जिस तरीके से ये रुक गया है, इस तरह से अब आगे खून जा ही नहीं पा रहा है। तो ये उल्टा मारेगा धक्का शरीर हार्ट को। जैसे आपने मोटर ऑन करी, पंप ऑन किया और पानी फेंक रही है मशीन, लेकिन आपने सारे मुंह बंद कर दिए, सारे पाइप के बंद कर दिया, पाइप कहीं से पानी निकल ही नहीं सकता। तो दो चीजें होगी। पहली चीज क्या होगी, आपकी मशीन या वो जो सिस्टम है जिसको क्या कहते हैं, बोरिंग मशीन नहीं, पंप, टिल्लू पंप ठीक है, वो पंप खराब हो जाएगा, जल जाएगा, पहला। दूसरा, अगर उसका प्रेशर सही है तो कहीं से पाइप लीकेज कर जाएगा, फट जाएगा। अगर इसके नीचे में किधर में पाइप फटता है, नसें डैमेज होती, तो हम इसको लकवा बोलते हैं। इसके ऊपर में अगर कहीं पे होता है तो हम इसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। और इधर में होता है तो हम इसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में। ये जो सबसे पहली आपको नस दिखाई दे रही है जिसमें तीर बना हुआ है सीधा, ये हेल्दी वेन है, एक हेल्दी नस है हमारी। इसमें खून आ रहा है जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, मोमोज वोमोज और ये दुनिया भर, नहीं नहीं, हम तो जीवन में मोमोज नहीं खाए, हमें तो हो नहीं सकता। भाई साहब, आप तेल तो खा ही रहे हो ना, वो भी कौन सा, सो कॉल्ड रिफाइंड तेल, तो उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल जम रहा है धीरे धीरे धीरे। तो नसों में खून को जाने में तकलीफ पैदा करता है। ऐसे लोग जिनके बॉडी में विसरल फैट बढ़ गया है, ऐसे लोग जिनकी बॉडी में ट्रांस फैट बढ़ गए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, आप देखना वो ज्यादा लंबा नहीं बोल पाते। लंबा बोलेंगे तो उनकी सांसें फूल, हाँ, मैं तो यही कह रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद, है ना, छत पे गए, नीचे आए तो एकदम हाहाकार मच जाती है उनके शरीर में, अरे बाप रे क्या हो गया, अब तो मरने वाला हूं, अब तो मरने वाला हूं, मरने वाली हूँ। क्यों? ये है, यहाँ प्रॉब्लम है। अगर इसको हम सही कर ले तो चीजें बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है? आग लग गई, अब आग लगने के बाद आग बुझाने के क्या क्या रास्ते हैं? पहले वाला मैं आखिरी में बताऊंगा कि आग लगे ही ना ऐसा क्या किया जाए, वो आखिरी में अपन बात करेंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है वो देखते हैं। अब आग लग गई है तो आग लगने के बाद टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है? तो पहला है, ब्लॉकेज हो गया भाई साहब, तो करवाते हैं एंजियोप्लास्टी, पहला। दूसरा, उससे भी बात नहीं बन रही, एंजियोप्लास्टी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पूरे नस में ही ब्लॉकेज आ गया, तो कर देते हैं बाईपास सर्जरी। और फिर चलती है जीवन भर की दवाइयाँ। जितने भी हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह के प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि सारे दुनिया भर के डॉक्टर तीन गोलियां कॉमन लिखते हैं उनको। एक एस्पिरिन होती है, ठीक है, दूसरी स्टैटिन होती है, और तीसरी होती है सॉर्बिट्रेट, ठीक है। जो इकोस अलग अलग नाम से आती है, इकोस्प्रिन 75 जो है, आपके शरीर में जो थक्का जम रहा है, जो ब्लॉकेज जम रहा है, उसको कोशिश करती है गलाने के लिए। बट दुर्भाग्य की बात है कि वो गला नहीं पाती। और अगर आप इसका लगातार सेवन कर रहे हैं तो ये आपकी किडनी या आपके लीवर, आपके अग्नाशय को खराब करता है, गैस की प्रॉब्लम कर देगा, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम कर देगा। स्टेटिन क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड है उसको कम करने में मदद करता है। सॉर्बिट्रेट क्या है, जीभ के नीचे रखी जाती है, ये नसों को फैलाने का काम करती है। तो बेसिकली ये क्या है, आग लग गई है, अब हम आग बुझाने के लिए यहाँ डाल वहां डाल वहां डाल पानी कर रहे हैं। कोशिश ये रहे कि आग लगे ही ना ऐसा घर बनाया जाए, आग लगे ही ना ऐसी व्यवस्था की जाए, आग लगने वाले सामान को घर से बाहर ही रख दिया जाए जो विस्फोट कर सकते। राइट? आगे बढ़ते हैं। एंजियोप्लास्टी ऐसे करके आपके यहाँ पे एक छेद करता है डॉक्टर, या तो यहाँ पे करता है, फिर जांघों पे करता है, और वहां से एक ऐसे पाइप घुसाता है, तकलीफ बहुत होती है, वहां से ऐसे पाइप घुसाता है, और वो ऐसे 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 घुसता है जहां जो नस में प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचता है। और वहां पे जाने के बाद वो जो तार का स्टंट स्टंट बोलते हैं उसको, उस स्टेन को ऐसे फुला देते हैं और उस तार को वापस खींच लेते हैं। तो हुआ क्या, जो कचरा था अभी भी उधर ही है, बस वहां उसको थोड़ा ऐसे कर दिया है ना, थोड़ा गैप बना दिया ताकि वो कचरे के आजू बाजू से खून जा पाए। और इस तरह से छोड़कर इसको उसको कर देते हैं। कचरा तो पहले भी था, कचरा तो अभी भी है, और कचरा आगे भी अगर रहता है इसी तरह से तो क्या होगा? कचरा अगर इसी तरह से रहता है तो क्या होगा, वापस से वो दूसरे कचरे को जमाना शुरू करेगा, शुरू करेगा, शुरू करेगा, और ये फिर ब्लॉकेज हो जाएगा 70%, फिर 80%, फिर खत्म।
एंजियोप्लास्टी पैर की नस के द्वारा होती है, गुर्दे की नस के द्वारा होती है, हार्ट की नस की होती है, हाथों के नस से होती है, ब्रेन की नस की होती है। तीन तरीके से की जाती है। एक है तो बैलून माध्यम से, गुब्बारे के माध्यम से, एक गुब्बारा डालते हैं। दूसरा लेजर के माध्यम से, और तीसरा एथरेक्टोमी बोलते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, ज्यादा डिटेल में करेंगे तो लंबा हो जाएगा। दूसरा होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में आप देखो मेरे कर्सर को, ये जो लाल वाली नस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अतिरिक्त में लगाई गई है, ये थी नहीं, इसको ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब ये अंदर अंदर से खून यहाँ जा नहीं पा रहा था। ये जो दिख रहा है ना काला काला, दिख रहा है आपको, ये काला काला जो है ये ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है। तो खून को ऐसे जाना चाहिए था यहाँ तक, तो यहाँ से जा नहीं पा रहा है, तो ये बाईपास कर दिया। यहाँ से जाओ तुम बेटा, घूम के जाओ, है ना, अंदर ट्रैफिक बहुत है, तुम बाहर बाहर से जाओ। ठीक है, इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। ये सब कुछ हो रहा है किस वजह से? हमने जो फैट की बात करी थी, उस फैट की वजह से। हाई बीपी क्यों होता है, कैसे होता है? नस सिकुड़ गई, नस के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जम गया। खून को जाना तो है ही अपना काम करने के लिए, तो खून तो धक्का ज्यादा मारना पड़ता है। नसें पिचक गई है, सिकुड़ गई है, धक्का भी मारना पड़ रहा है, तो इसको तो कहते हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन। आंखों की रोशनी चली जाती है, सेक्सुअल इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, किडनी फेलियर बढ़ जाता है। हार्ट सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी। अंधे हो जाओ चलेगा, टकले हो जाओ चलेगा, हाथ टूट जाए चलेगा, पैर टूट जाए चलेगा। ठीक है, हाइपरटेंशन होने का कारण हो सकता है आपके परिवार में पहले से किसी को रहा हो, इस वजह से आपको हुआ, ये कारण होता है। लेकिन ज्यादा बड़े कारण क्या होते हैं? वही विशरल फैट वाले, एक्टिविटीज ना करना, मोटापा हो जाना। ठीक है, टेंशन आज की डेट में बहुत है लोगों को, है ना, धूम्रपान, शुगर, ये सब चीजें इनकी वजह से होता है। ठीक है, इसके लिए नापने के लिए एक मशीन आती है, ब्लड प्रेशर रीडिंग वाली, आपने देखी होगी। पहले वो ऐसे डॉक्टर लगाता था और ऐसे 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 दबा के, और आजकल वो सेल वाली आ गई। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजों को नापते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर रहता है, डायस्टोलिक नीचे होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कितनी रफ्तार से दिल पिचका, ऐसे सिकुड़ा, सिस्टोलिक। और फिर डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। दिल क्या करता है? पंप करता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे होता है। तो ये कम जो हो रहा है, पिचक रहा है, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, फैल रहा है, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं, फिर पिचक रहा है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो इसकी जो रीडिंग मशीन में नापी जाती है वो क्या होती है? 120/80 ये होना चाहिए। कितनी? 120/80 होना चाहिए। 120 की रफ्तार से ये पिचके और 80 की रफ्तार से फैले। लेकिन जब ये 120 से 129 पे चला जाता है, 130 तक चला जाता है, और नीचे 80 ही रहता है, तो इसको एलिवेटेड बोलते हैं। कि भाई अब तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, खान पान बदलो, आदत बदलो, एक्सरसाइज शुरू करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे को। फिर भी इंसान तो इंसान है, सुधरता कहाँ है? फिर इसके बाद जब वो 130 से 139 चली जाती है, तो ये स्टेज 1 का हाई बीपी हाइपरटेंशन हो जाता है। नीचे का 80 से 90 पहुंच जाता है, या ऊपर चला जाता है। ऊपर वाला का 140 से 180 पहुंच गया, नीचे वाला 90 से 120 पहुंच गया, तो स्टेज 2 का हाइपरटेंशन हो जाता है। और इससे ऊपर पहुंच गया तो क्राइसिस है, पक्की बात है, निपटने निपटने के कगार पे है, कबर में ही लेके घूम रहा है पैर। 120/80। और 120/80 से नीचे आ जाता है, मान लीजिए 100/70 आ गया या और कम आ गया, तो उसको लो बीपी बोलते हैं। हाई बीपी, लो बीपी। क्या मैं समझा पाया आपको? अगर समझा पाया तो चैट बॉक्स में बताओ। फिर इसके बाद दूसरे इंटरेस्टिंग बीमारी पे बात करते हैं। वेरी गुड, यस 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 यस, सबको समझ में आ गया। अब दूसरी सबसे ज्यादा बीमारी जो भारत में सबसे ज्यादा हो रही है लोगों को, कौन सी है? शुगर, यानी कि डायबिटीज, यानी कि हिंदी में मधुमेह। सर हमारे शरीर को शुगर हो गया है, हमारा शुगर खत्म कर दो। अरे भाई, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर तो सबके शरीर में है, बच्चे के शरीर में है, बूढ़े के शरीर में, सबके शरीर में। तुम्हारा शुगर सिर्फ बढ़ गया है, तो वो शुगर बीमारी नहीं है, शुगर बढ़ना बीमारी है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा शुगर ही खत्म कर दो। अरे कैसे जिंदा कैसे रहेगा तू, शुगर ही खत्म हो जाएगा तो। राइट, इसको कहते हैं डायबिटीज। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, शरीर को जब हम कुछ देते हैं तो उसको पचाने के बाद वेरिकोज वेन्स का, सर मैं लास्ट में मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा। ठीक है,
जब शरीर को हम कुछ खिलाते पिलाते हैं तो शरीर में जाने के बाद, पाचन होने के बाद खून में मिलता है ना। और जिसका जितना मात्रा रहता है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। जैसे आपने चाय पी ली तो वो सडनली बढ़ाएगा, आज शक्कर से बना शरबत पी लिया तो शक्कर शक्कर गई शरीर में, सीधा शक्कर गई और शक्कर में बदल गई तो वो बढ़ जाता है। करेले का जूस पिया तो घटा देता है ना। तो शरीर को जब हम कुछ देते हैं वो पाचन के बाद उसको खून में पहुंचाता है शक्कर के रूप में, ऊर्जा के रूप में। ठीक है। अब जब शरीर को, मैं आगे बताऊंगा इसको थोड़ा डिटेल में, आपको आगे बताऊंगा। नीचे देख लो आप, 3 फोटो दिए हैं। इसमें है लो ब्लड शुगर, जिनके शरीर में शुगर की ज्यादा मात्रा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। नॉर्मल है तो भी ठीक है। और अगर हाई हो गया तो जो सफेद सफेद दाने दिख रहे हैं आपको, ये जो सफेद सफेद दिख रहे हैं ये है आपकी शुगर, शक्कर के दाने जैसे 7 दाने बनाए हुए हैं। ठीक है। और ये जो लाल लाल है ये खून है। ठीक है, ये लाल लाल खून है और ये दाने हैं शक्कर वाले। तो जब आपके शरीर में सडनली शुगर लेवल बढ़ गया तो इसको हाई ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं। नॉर्मल रहता है तो ठीक है। क्या रेटिंग्स होती है आइए देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या है? डायबिटीज के 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? डायबिटीज के 2 टाइप्स हो। शुगर जब भी आप किसी से पूछे या किसी को हो जाए तो दो दो में से एक होती है। एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। जो टाइप 1 डिसीज होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसमें क्या होता है, शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसको कुछ कंफ्यूजन हो जाता है तो अपने ही शरीर में बनने वाले इंसुलिन का विरोध करके उसको बनाना बंद कर देता है। इंसुलिन का क्या काम होता है? शरीर में जो शक्कर पहुंची है उसको कोशिका तक पहुंचाने का, लीवर तक पहुंचाने का काम होता है। आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहला, डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसको कहते हैं टाइप 1। ये ज्यादातर आप देखोगे तो जेनेटिक होती है, पिताजी को रही है तो बच्चे को होगी, बच्चे को रही है तो उसके बच्चे को होगी। ज्यादातर केस में ये होता है छोटे बच्चों में। और जो किशोर अवस्था होती है, बढ़ती उम्र के बच्चे, उनमें ज्यादा होता है। जैसे 100 लोग हैं तो 100 में से 4 या 3 लोगों को ये टाइप 1 होता है। ज्यादातर कौन सी है? ज्यादातर है टाइप 2। जो टाइप 1 है इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, बहुत जल्दी आपको इसका पता चल जाएगा। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, छुपा रुस्तम है भाई साहब, छुपा रुस्तम। जब एकदम से ऊपर जाता है तो अरे शुगर हो गया तुम्हें, मधुमेह हो गया तुम्हें, अभी तक कैसे पता नहीं चला? वो धीरे धीरे इसके लक्षण पता नहीं चलते। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो होता है शरीर में लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। जो हमारे शरीर में खून में शक्कर गई है उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ये मैं आपको आगे बताऊंगा चित्र के माध्यम से। ठीक है। इसमें लाइफस्टाइल का सबसे ज्यादा रोल है, जेनेटिक वाला बहुत कम है इसके अंदर। बढ़ती उम्र, गलत खान पान, एक्सरसाइज ना करना, बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाना, ड्रग्स लेना, दारू बीड़ी गुटखा, इन सब चीजों की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो 2 होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 बहुत कम पाई जाती है दुनिया भर में, टाइप 2 बहुत ज्यादा है। टाइप 1 के इलाज के लिए इंसुलिन ही ज्यादातर लगते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो टाइप 2 है ये आपने पैदा करी, हमने पैदा करी अपनी आदतों और अपने खान पान की वजह से। कैसे? अच्छा, ये चार्ट है, इंटरनेट से भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। mg/dl लिखा हुआ, ये रीडिंग का वो रहता है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर बोलते हैं इसको, नापने का एक तरीका होता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। एक है फास्टिंग, दूसरा है आफ्टर ईटिंग और तीसरा है आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ ईटिंग। मतलब भूखे पेट कितनी शक्कर है आपके खून में, खाने के तुरंत बाद कितनी है, और खाने के 2 3 4 घंटे बाद कितनी है। 3 तरीके से नापा जाता है। कई बार जब डॉक्टर के घर पहुंच जाते तो वो पूछता है ना कितने कितने घंटे पहले तुमने खाना खाया था, पूछता है ना कई बार, वो चेक करने के पहले, शुगर चेक करने के पहले, वो इसीलिए पूछता है। तो नॉर्मल रेंज क्या है? अगर आप भूखे पेट है तो नॉर्मल रेंज है कितनी, 80 से 100 के बीच में। अगर खाना खाने के तुरंत बाद में अगर आप देखोगे तो 170 से 200 के बीच में नॉर्मल है। और 2 से 3 घंटे 4 घंटे हो गए तो 120 से 140 के बीच में नॉर्मल है। अब इससे नीचे में जो पीला पीला दिख रहा है, ये पीला पीला क्या है? इसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। हाँ भोपाल से निकल गया हूँ अम्मा, हाँ भोपाल से निकल गया हूँ, विदिशा पहुंचने ही वाला हूँ।
भोपाल से निकल गया हूँ, विदिशा पहुंचने ही वाला हूँ। तो कल तक तुम सामान्य थे, अब डायबिटीज होने ही वाली है। ये है पीली पीली डंडी, ठीक है। 101 से 25, 125 आपके भूखे पेट, 190 से 230 आपका खाने के तुरंत बाद, और उसके बाद 140 से 160। और अगर भाई साहब भूखे पेट में 126, 127, 130 से ऊपर जा रही है तो खतरे में हो, बहुत ज्यादा खतरे में हो। 220 से 300 के बीच जा रही है खाना खाने के तुरंत बाद में तो और ज्यादा खतरे में हो। और 200 से ऊपर है आपकी खाना खाने के 2-3-4 घंटे बाद तो भी खतरे में ही हो। ठीक है। अब आते हैं जड़ पे। काय पे आते हैं? जड़ पे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कारण अगर पता चल जाए कि यार मैं मटका भरने की कोशिश तो करता हूँ, ये खाली कैसे हो जाता है, चेक किया तो नीचे से एक छेद निकला बहुत छोटा सा। हर रोज हवा डाल रहा हूँ गाड़ी में लेकिन पता नहीं अब कहाँ से हवा निकल जा रही। चेक करवाया तो एक छोटा सा पंचर था। कारण पता चल जाता है तो हम समाधान अच्छा निकाल पाते हैं। ठीक है, तो कारण पे चलते हैं। बताओ, मजा आ रहा है तो लिखो चैट बॉक्स में यस। ठीक है, मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखो यस। ए भाई साहब लेट लेट के भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। चलो नोट्स बना लो, काम आएंगे आप ही के, ठीक है। चलो ठीक है, सुनिएगा। हम खाते हैं खाना, आपने कुछ भी खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, करेले का जूस पिया, कुछ भी मुंह से शरीर के अंदर गया तो ये कहाँ जाके पहुंचता है? ये पहुंचता है आपके पाचन तंत्र के पास, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। और डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचाने का काम शुरू कर देता है तुरंत। हमारे शरीर में एक जठराग्नि होती है, जो हीट होती है वो धीरे धीरे हमारे शरीर के उस खाने को पाचन में बदलने का काम करती है। जब वो पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो उस खाने का क्या बनता है? उस खाने का बनता है ग्लूकोज यानी कि शक्कर। आपने खाना खाया, वो खाना पाचन तंत्र के पास पहुंचा, पेट के पास, पेट ने उसको पचाने का काम शुरू किया। पचाने के प्रक्रिया में उससे क्या बना? उससे बना ग्लूकोज यानी कि शक्कर। और ये शक्कर तुरंत कहां पहुंचा दी जाती है? ये तुरंत पहुंचा दी जाती है खून के अंदर। अब जैसे ही खून के अंदर पहुंचती है तो ये पूरा तंत्रिका तंत्र जमा हुआ है हमारे सिस्टम में। ये तंत्रिका तंत्र तुरंत मैसेज व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करता है दिमाग को। अरे भाई साहब, सो रहे हो तुम? अरे क्या ये शक्कर बढ़ रही है तुम्हारे खून में, अरे नलियों में शक्कर शक्कर शक्कर, शुगर बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। दिमाग के पास संकेत जाता है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब दिमाग क्या करता है? दिमाग पेनक्रियास एक अंग होता है, पेनक्रियास इसको बोलता है कि भाई साहब ध्यान दो जरा, तुम ये क्या कर रहे हो तुम? खाली बैठे हो, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, तुम खाली पीली बैठे हो, जाओ अपना काम करो। तो अब ये जो पेनक्रियाज नाम का अंग है जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, ये पेनक्रियाज नाम का अंग एक चीज का उत्पादन करता है, एक हार्मोन का उत्पादन करता है, उसको कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं भाई साहब? इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज में ये इंसुलिन बन नहीं पाता है, शरीर इसको बना ही नहीं पाता है, इसलिए इंजेक्शन के माध्यम से अलग से लगाया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में क्या हुआ? खाना खाया, खाना पेट के पास पहुंचा, पेट ने उसको ग्लूकोज में बदला, ग्लूकोज खून में गया, खून में जब बढ़ गया तो दिमाग ने संकेत दिया कि भाई इसको करो कुछ। पेनक्रियास बनाता है इंसुलिन। अब इंसुलिन के नीचे लिख लो, इंसुलिन है डिलीवरी बॉय। जानते हो डिलीवरी बॉय? यहां से सामान आया अपना पार्सल तो घर में पहुंचाता है, ठीक है। अगर घर बंद रहा तो क्या होगा? फोन लगाएगा, तुमने फोन भी नहीं उठाया तो क्या होगा? शहर के ऑफिस में वापस छोड़ देगा, अगले दिन ट्राई करेगा, फिर भी नहीं पहुंचा पाया तो वो वापस हेड ऑफिस को भेज देगा, आपका पार्सल रिटर्न चला जाएगा। तो ऐसे ही पेनक्रियाज ने जो इंसुलिन बनाया, ये इंसुलिन पकड़ता है खून में पहुंची वाली शक्कर को और पकड़ के पहुंचाता है सबसे पहले लीवर के पास। आप जिम करते हो या कोई शारीरिक वर्कआउट करते हो, जैसे जिम गए और ऐसे 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 आपने डंबल मारे तो आपके डोले फूल जाते हैं ना। तो भाई अचानक से कैसे फूल गए, ये कैसे बढ़ गए तुम्हारे डोले?
तुम तो एक जैसे ही हो, कुछ खाया भी नहीं कुछ पिया भी नहीं, कैसे बढ़ गए? हमारे शरीर में जो लीवर है ये 500 से ज्यादा काम करता है, लिखना हो तो लिख लो। ये हमारे शरीर में 500 से ज्यादा काम करता है, जिसमें से इसका एक काम क्या है? स्टोरेज रखना, खून का स्टोरेज रखना, अतिरिक्त में खून का स्टोरेज रखना। राइट? जब पुराने जमाने के अंदर हम सब वो झिंगा लाला हु रहते थे ना, तो हम सिर्फ दो ही चीजों पे काम करते थे, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फाइट। लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। सामने से शेर आ गया, भागो भागो भागो। भागने के लिए क्या चाहिए? अचानक से ऊर्जा चाहिए, अचानक से शुगर चाहिए, अचानक से ताकत चाहिए। कहाँ स्टोरेज रहती है? लीवर के पास। फाइट, लड़ने की बात आई है ना। लड़ना जरूरी नहीं कि ये मानसिक तौर पे भी लड़ते हैं, शारीरिक तौर पे भी लड़ते हैं। तो लीवर के पास वो स्टोरेज रहता है, तो जब हम पंपिंग करते हैं ना, डंबल मारते हैं, तो वही पंपिंग बढ़ जाती है। ठीक है? अब हमारी शारीरिक एक्टिविटीज तो है नहीं, हम कुछ भागा दौड़ी तो कर नहीं रहे, एक्सरसाइज के नाम पे तो कुछ कर नहीं रहे, दिन भर में 30 मिनट 40 मिनट का वर्कआउट करके पसीना तो बहा नहीं रहे, तो लीवर सोता रहता है। अब जब इंसुलिन खून के अंदर पड़ी हुई शक्कर को लेके पहुंचता है लीवर के पास, तो लीवर बोलता भाई साहब माफ करो, हमारे घर में वैसी जगह नहीं है, तुम अलग से कहाँ घुसा रहे हो यहाँ पे, जाओ वापस। तो अब इंसुलिन उस शक्कर को ले जाता है किसके पास? सेल्स के पास। कितनी कोशिकाएं बताई थी? 63 ट्रिलियन के आसपास, 63 खरब कोशिकाएं। ये इंसुलिन उन कोशिकाओं तक लेके जाता है उस शक्कर को। अब अगर इंसुलिन उस शक्कर को कोशिका तक ले जाता है और कोशिका उसको ले लेती है, मतलब आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बर्निंग हो रही है ना शरीर में, कुछ एक्टिविटीज चालू है, तो शरीर को जरूरत है, ले लेगा वो। अब कोशिका के अंदर पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये शरीर में पहुंचने वाले ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। शरीर में जो ग्लूकोज है, जो इंसुलिन लेके पहुंचा कोशिका के पास, कोशिका ने उसको ग्रहण किया, अंदर अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम का एक तत्व है, वो उसको ऊर्जा में बदलता है, और यही ऊर्जा की वजह से हम जिंदा रहते हैं। अब भाई साहब हमारा जीवन शैली क्या है? एक्टिविटीज के नाम पे कुछ नहीं, गाड़ी पे बैठ के ऑफिस, गाड़ी पे बैठ के स्कूल, गाड़ी पे बैठ के कॉलेज, गाड़ी पे बैठ के घर, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। घर में आए तो मोबाइल 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 मोबाइल, कोई एक्टिविटीज ही नहीं। तो सेल्स भी क्या बोलती है? भाई साहब मना कर रहे हैं भाई साहब, अंदर जगह नहीं है ना। और दूसरा केस हमने बात करी थी विसरल फैट की, वो विसरल फैट कैसे डैमेज करता है देखिएगा। ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है आपकी स्क्रीन पे। एक तरफ में आपको एक प्लग दिख रहा होगा पीले कलर का, ठीक है? वो है इंसुलिन। जब इंसुलिन कोशिका में जाकर के रिसेप्टर का काम करता है, तब कोशिका का गेट खुलता है ग्लूकोज के लिए। जब कोशिका के इंसुलिन रिसेप्टर में जाके इंसुलिन फिट होता है, तब गेट खुलता है ग्लूकोज को कोशिका में अंदर जाने के लिए। कैसे? ये इस तरीके से, पहले ग्लूकोज बाहर बाहर था, इंसुलिन आया, इंसुलिन ने कोशिका को बोला भाई साहब थोड़ा हमारे लोगों को अंदर ले लो। ठीक है? इसने उसको टच किया, फिट किया, और ये शक्कर कोशिका के अंदर चली गई। अब अभी के केस में क्या हो रहा है? अभी के केस में ये हो रहा है, जो हमने पीछे विसरल 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 फैट की बात करी है, ये हमारे नसों के इर्द गिर्द, हमारे अंगों के इर्द गिर्द तो जमा ही जमा है। जो कोशिका है हमारे शरीर की, उसके इर्द गिर्द भी इस तरीके से इसने लेयरिंग कर दी है, एक कवच बना दिया है, जिस वजह से इंसुलिन जाके वहां फिट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो ग्लूकोज कोशिका के अंदर जा नहीं पा रहा है, और जब ग्लूकोज कोशिका के अंदर जा नहीं पा रहा है तो बर्न नहीं हो पा रहा है, और बर्न नहीं हो पा रहा है तो यही इंसुलिन उस शक्कर को वापस पकड़ के पहुंचा देता है खून के अंदर, और इस वजह से आपका जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए था शुगर का, वो इंक्रीज हो जाता है। इतना समझ में आया? हाँ ना, कुछ ठेंगा वेंगा कुछ? चलो बहुत बढ़िया। तो ये है रूट कॉज, जड़ क्या है? ये है जड़, ये यहां से प्रॉब्लम है। ये जो नीचे लिखा है ना विसरल फैट, है जो काला काला दिख रहा है कोशिका के आसपास, ये है विसरल फैट। अगर इसको खत्म कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो भाई साहब काम ही हो जाना है। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज का कारण। अब आगे चलते हैं अगली समस्या के ऊपर। 1 घंटा भी अपने पास है, ठीक है?
थायराइड कॉमन कॉमन है, ऐसे तो लाखों बीमारियां भाई साहब, कितनी पढ़ेंगे कितनी पढ़ाएंगे, मोटी मोटी जो दो चार कॉमन है उसकी बात कर लेते हैं, बाकी फिर अपन देख लेंगे, ठीक है। दूसरी कॉमन समस्या आज की डेट में क्या है, लोगों को थायराइड बहुत हो रहा है। तो सर मुझे थायराइड हो गया, अरे मुझे थायराइड हो गया, अरे तुझे थायराइड पैदा होने के साथ ही था, क्योंकि थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि है, यहाँ जो गला है, यहाँ पे जो है नस है ना, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तितली जैसा, इसको कहते हैं थायराइड। ये एक ग्रंथि है, और इस ग्रंथि का काम है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, बताइए। पता है किसी को मेटाबॉलिज्म? पाचन, वेरी राइट आंसर, बट हाफ आंसर। मेटाबॉलिज्म का मतलब हर वो शारीरिक काम जो शरीर के द्वारा अगर नहीं किए जाएंगे तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता, जिसमें श्वसन तंत्र भी आ गया, पाचन भी आ गया, किडनी फंक्शनिंग भी आ गया, हार्ट फंक्शनिंग भी आ गया, शरीर में कैल्शियम का बैलेंसिंग करना भी आ गया, हीमोग्लोबिन का बैलेंसिंग करना भी आ गया। ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है, और इस मेटाबॉलिज्म की सारी जिम्मेदारी जिस ग्रंथि के पास है, जिस ये सारा डिपार्टमेंट जिस अधिकारी के पास है, उस अधिकारी का नाम क्या है, थायराइड। ये सबके यहाँ पे रहता है, यहाँ पे। पुराने जमाने में घेंगा रोग होता था, मेरी नानी को भी था, ऐसे यहाँ पे गुम्मा हो गया था बड़ा सा उनको। वो क्या हुआ, आयोडीन की कमी की वजह से वो बढ़ जाता है, कभी एक साइड का बढ़ता है, कभी दूसरे साइड का, कभी पूरा पूरा बढ़ जाता है, उसको घेंगा रोग बोलते हैं, वो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसका काम क्या है, इसका काम है एक हार्मोन प्रोड्यूस करना, जिसको कहते हैं थायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। और इसका अगर वो डिस्कस करें कि भाई क्या क्या समस्या होती है, चिड़चिड़ापन होना, पीरियड से इरेगुलर हो जाना, गले में गांठ महसूस होना, थोड़ा बहुत काम करने पे घबराहट महसूस होना, वजन बढ़ जाना, वजन घट जाना, चेहरे पे लेडीज लोगों के बाल आ जाना, पैर फटना, ये कॉमन प्रॉब्लम है ना। इमोशनल थोड़ा सा प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी आप बहुत खा लोगे, कभी खाने का मन नहीं करेगा, कभी बेवजह गुस्सा करोगे, थायराइड की वजह से, ठीक है। थायराइड तीन तरह के हार्मोन पैदा करता है। थायराइड जो ग्रंथि है, ये तीन तरह के हार्मोन पैदा करता है। पहला है T4, जिसको थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। दूसरा है T3, जो T4 है यही बदल के जिसका रूप लेता है, उसको T3 कहते हैं। इसको कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। आयोडो, आयोडीन नमक, टाटा नमक, आयोडीन नमक। तो जो आयोडो शब्द है वो आयोडीन वाला ही आयोडो है, ठीक है। इस ग्रंथि को आयोडीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ आयोडीन अगर शरीर नहीं पहुंचा पा रहा है तो वो बाकी अंगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थायरोक्सिन कन्वर्ट होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन थायरोनिन के अंदर, ठीक है। और तीसरा इस ग्रंथि का काम है कैल्सीटोनिन का प्रोडक्शन करना। कैल्सीटोनिन भी एक हार्मोन है। जब खून में अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम जमा होने लगता है, तो उस अतिरिक्त मात्रा के कैल्शियम को ले जाके हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, दिल तक पहुंचाने का काम करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। बात समझ में आई? ठीक है। अब थायराइड में सर हमने सुना है बीमारी हो जाती है, हाँ बीमारी होती है, तो ये कुछ लेवल है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो इंटरनेट से निकालना। एक TSH लेवल होता है, दिख रहा है TSH लेवल, TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी मात्रा 0.4 से 1.5 IU पर ml होनी चाहिए। फिर FT4 FT3, T4 का स्तर कितना होना चाहिए, 0.9 से 1.8 होना चाहिए। T3 का 1.9 से लेके 4.9 होना चाहिए, ठीक है। NT-TPO नेगेटिव होना चाहिए, NT-TG नेगेटिव होना। जब भी आपको थायराइड की रिपोर्ट निकलेगी ना, तो ये चार पांच चीजें जो स्क्रीन पे लिखी ना उसमें भी लिखी मिलेगी। तो हमको एकदम डॉक्टर नहीं बनना है, एकदम स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन मोटा मोटा पता कर लो कि कितने से कितने के बीच रहना चाहिए। पिताजी घर से बाहर है, बच्चा खेलता रहता है, अब देखता है कि 5 बज चुके हैं, पिताजी कभी भी आ सकते हैं, तो वो भले ही पढ़ता ना हो लेकिन किताब लेके बैठ जाता है कि आप आएंगे पिताजी, आएंगे पिताजी। जैसे ही पिताजी आते हैं, अरे पापा 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 आप जाओ मैं खेलने। वो दिन भर से खेल ही रहा था लेकिन दिखावा करता है ना। तो पता होना चाहिए लिमिट क्या है, ठीक है, तो ये लिमिट की बात है, ठीक है।
अब ये जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक हाइपोथायराइड है, एक हाइपर थायराइड है। मेन ये होते हैं, मेन ये दो चलते हैं। फिर गोइटर, थायराइड, थायराइड कैंसर, ये सब चीजें होती है, बहुत कम है, बट दो बड़ी निकल के आती है। एक है क्या? हाइपोथायराइड, और एक है हाइपरथायराइड। ऐसे समझना, जिनको कंफ्यूजन होता है ऐसे समझना। हाइपर, महज जी हाइपर, देखिए मैडम हाइपर हो रहा हूं मैं, हाइपर मतलब हाइपर। तो हाइपर ऐसे, जब हाइपर हो रहा है ना, तो ये वजन कम करेगा। और हाइपो इज लाइक दिस। ठीक है सर, जो आप बोलोगे वैसे ही। तो ये हाइपो जो है, इसमें वजन बढ़ेगा। बोलते ना थायराइड हो गया, तो पूछते कौन सा वाला, वजन बढ़ने वाला कि घटने वाला। तो जो हाइपोथायराइड है, इसमें क्या होता है, पाचन प्रणाली गड़बड़ हो जाती है, पाचन तंत्र सही से पचा नहीं पाता। तो इसमें क्या होता है, शरीर में वसा एकत्रित होने लगती है, इस वजह से वजन बढ़ता है। और हाइपोथायराइड में क्या होता है, फास्ट हो जाती है मेटाबॉलिज्म। तो जो भी दे रहा, आने दो आने दो आने दो आने दो, सब खाने लगता है, तो दुबला बनाना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही थी बात? ठीक है, आगे बढ़। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम सबसे कॉमन, ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द। रूट कॉज क्या है इसकी, इसकी जड़ क्या है? तो इसकी जड़ है, पहला तो एजिंग। कोई भी मशीन आप खरीद के लाते हो, कोई गाड़ी, कोई कंप्यूटर, कोई टीवी, कोई सिलाई मशीन, कोई मोबाइल फोन, तो उसकी एक उम्र होती है, धीरे 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 उसकी फंक्शनिंग डाउन 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 होती जाती है। तो एजिंग आपके शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मेरा मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आप रिप्लाई में मुझे बताना। मुझे स्क्रीन पे निजाकत जी दिखाई दे रहा है। तो निजाकत जी और मैंने आज 2025 में एक स्प्लेंडर प्लस गाड़ी खरीदी। इनने भी मिठाई बांटी, मैंने भी मिठाई बांटी, इनको भी बड़ा मजा आया, मुझे भी बड़ा मजा आया। इन्होंने टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराई, पेट्रोल ये 20-20 रुपए का डालते थे, खेतों में कुदा देते थे, पत्थरों में कुदा देते थे। सर्विसिंग वाले कॉल कर रहे तो बोले अरे हो गया, हम तो पेट्रोल से, क्या डीजल पेट्रोल सब मिट्टी तेल से चला लेंगे। कोई ध्यान नहीं दिया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही रगड़ते रहे। 5 साल मैंने कैसी चलाई, जब जब सर्विसिंग की जरूरत थी सर्विसिंग कराई, बढ़िया जगह से पेट्रोल डलवाया, धुलाई करवाई, उसकी इंजन ऑयल, ग्रीसिंग ऑयलिंग सब करवाई, पंचर अंचर तो नहीं है, सारी चीजें टिप टू टॉप। 5 साल बाद ऑप्शन ए, निजाकत जी जिनका पहला एग्जांपल लिया, ऑप्शन ए की गाड़ी सुंदर दिखेगी चलेगी, या ऑप्शन बी की? बी, ऑब्वियसली। बिल्कुल सही जवाब आपका, बी 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 बी। बिल्कुल सही जवाब है। गाड़ी सेम तारीख पे खरीदी, सेम मॉडल, सेम एवरीथिंग, मेंटेनेंस। ये जो गाड़ी है, सामने में बात करी थी, पहले दूसरे पन्ने पे बात करी थी, लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान। जो गाड़ी इन्होंने खरीदी, हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर ही इनको चक्के चेंज करवाने पड़ जाए, लेकिन हो सकता है मुझे 3 सालों तक झंझट ना आए, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल बहुत सही ढंग से करता हूं। आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? एक्सरसाइज, जूसेस, क्या जा रहे हैं शरीर में, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, समोसे, पराठे तेल वाले। अरे भाई सब मजे ही मजे, आलू आह। रिस्पॉन्ड क्या करेगा शरीर? थायराइड, डायबिटीज, बीपी, शुगर, माइग्रेन, मोटापा, लकवा, ब्ला 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 ब्ला। बात समझ में आ रही है? तो पहला एजिंग। तो आप खुद, है ना, कहते हैं कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। फिर कुछ लोगों को इंजरी वगैरह हो जाती है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया तो कुछ कुछ अंग वंग मुड़ गए, एक भी कारण होता है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कारण है ज्वाइंट पेन का, दैट इज गेनिंग द वेट, मोटापा बढ़ना। आपने किसी छोटे बच्चे को गोद में खिलाया है? थोड़ी देर तो मजा आता है, लेकिन अगर उसको 1 घंटे तक आपकी गोदी में रखा जाए, फिर, अरे भैया दुख रहा है यार।
अब बहुत हो गया, आप तो ले लो, इसको लेके जाओ तुम। 1 घंटे बाद दर्द हो जाता है। कितने किलो का था वो? 2-3 किलो हार्डली, छोटा बच्चा। 2 किलो का भी एक्स्ट्रा बर्डन आने से आपको तकलीफ हो गई, तो जो आपके ज्वाइंट्स है, जो आपके जोड़ है, हड्डियां है, जैसे घुटने, सबसे बड़े सहनशील, जिसको सबसे ज्यादा कष्ट दिया जाता है, घुटने, उस पे आपकी जितनी वजन की क्षमता है उससे अगर 1 किलो भी ऊपर हो रहा है तो आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम पक्की बात है होगी। फैमिली हिस्ट्री, पुराने लोगों को अर्थराइटिस होता आया है तो हो सकता है आपको भी हो। इम्यून सिस्टम कमजोर होना इस वजह से भी होता है। यूरिक एसिड, ये आगे बताता हूँ आपको, यूरिक एसिड, ठीक है। जेनेटिक इफेक्ट, इन्फेक्शन, कैल्शियम क्रिस्टल डिसीज, क्या होता है कई बार लोगों के शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में बनने लगता है। तो जैसे ये उसका अंग है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा था, तो अब ये जो ज्वाइंट है ना, यहाँ पे कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से वो अब मूव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको कैल्शियम क्रिस्टल कैल्शियम डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में बताने के लिए। ये आपके सामने स्क्रीन पे, आप चाहे तो जूम करके देख लो। स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। कैल्शियम की लगातार कमी की वजह से आपको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है बढ़ती उम्र के अंदर। उससे कम उम्र में है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये जो नंबर 1 पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है? चलो उससे पहले बीच वाला देख लो, ये वाला। ये है स्वस्थ जोड़, स्वस्थ ज्वाइंट है। ये हड्डी के बीच में जो गुलाबी गुलाबी देख रहे हो, ये ग्रीसिंग है, ऑयलिंग ग्रीसिंग करके भगवान ने भेजा था। ये दो जोड़ों को टकराने से रोकता है ना, दो जोड़ों के बीच में गद्दी का काम करता है। जब इस पे वजन डाल रहे हो जबरदस्ती, गलत चीजें उठा पटक कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो धीरे धीरे वो आपस में रगड़ खा खा के वो डैमेज इस तरह से होने लगता है। और फिर ये हड्डी इस हड्डी से जाकर के कहीं ना कहीं टच होने लगती, टकराने लगती, इस वजह से होता है ज्वाइंट पेन। इसके ये 4 स्टेजेस होते हैं। तो पहला तो स्वस्थ हो गया, फिर थोड़ा डाउटफुल हो गया, फिर माइल्ड हो गया, फिर मॉडरेट हो गया, और फिर सीवियर हो गया। सीवियर मतलब अब तो घुटने चेंज कराओ तुम, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है ये वाली, जिसको कहते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? यूरिक एसिड का बढ़ जाना। यूरिक एसिड भाई साहब क्या होता है? यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड क्या होता है? जब हमारा शरीर कोशिकाओं को तोड़ता है, हमारा शरीर पाचन करता है, तो उस पाचन के दौरान और उस कोशिका के टूटने के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि टॉक्सिक पदार्थ, जहरीले पदार्थ निकलते हैं। उन जहरीले पदार्थों के समावेश को कहते हैं यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड खून के द्वारा किडनी में और किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। लेकिन जब ये अतिरिक्त मात्रा में शरीर में बनना शुरू हो जाता है तो ये जाके हमारे जो ज्वाइंट्स है, हमारे जो जोड़ है, ये वहां जाकर के जमना शुरू हो जाता है, जिस वजह से भी ज्वाइंट पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। इसके अलावा ये नॉर्मल ज्वाइंट है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छेद है हड्डी के अंदर। हड्डी हड्डी एकदम सीमेंटेड नहीं होती, एकदम चिकनी, खतरनाक दिखती जरूर है, बट उसमें छेद होते हैं, अंदर तक छोटे 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 छेद होते हैं। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है लगातार लंबे समय तक, ये कैल्शियम ही समझो आप, कैल्शियम की कमी जब लगातार लंबे समय तक हो जाती है तो हड्डी आपस में भंगूर हो जाती है। भंगूर का मतलब क्या होता है? डक्टाइल, जैसे एक ईट ईट होती है ना, ईट ईट को ऐसे रोड पे पटको तो फुरका फुरका होके बिखर जाएगी, बारीक बारीक हो जाएगी। ऐसे ही हड्डी हो जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से। इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, छेद हो जाते हैं। अरे तुम्हारे फूफा गिर गए बाथरूम में, ओ की हड्डी टूट गई, अरे का कह रहे हो जीजी? क्यों हुआ? ये चीज की वजह से। बस समझ में आ रही? तो ये था रूट कॉज ज्वाइंट पेन का, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, माइग्रेन, ठीक है। जब हमारे शरीर में एक तंत्री का तंत्र बिछा हुआ है, ठीक है। जैसे आप मुझे जूम के माध्यम से अभी लाइव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप चैट कर रहे हो, मैं पढ़ पा रहा हूँ, आपके चेहरे देख पा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ सिस्टम काम कर रहा होगा। इसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर पूरा एक तंत्रिका तंत्र है, एक न्यूरॉन सिस्टम है।
जब न्यूरॉन सिस्टम ये वाले हिस्से का गड़बड़ हो जाता है, तनाव पड़ता है, जब नसों में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। आपको अगर मैं 15 मिनट, अगले 15 मिनट टेंशन वाली बातें करूं, क्या रखा है जीवन में, चलो चलो कूद पड़ते हैं भोपाल के तालाब में, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, सबको तो मरना ही है, तो इतना टेंशन मेरी लाइफ जी के क्या मतलब है, चलो मर जाते हैं। और आधे घंटे आपसे मैं यही यही बात करूंगा और ये बात करके मीटिंग खत्म कर देता हूँ, और इसके बाद आप सो जाते हो। कल सुबह आप अपनी ऊर्जा देखिएगा, आपको लथार्जिक फील होगा, आपको लगेगा यार सही बोल रहा था यार, जीवन में कोई रस नहीं रह गया, कोई मजा नहीं रह गया यार, खत्म है यार जीवन। जैसे विचार होते हैं उस तरह से शरीर हरकत करता है, रिएक्शन करता है। आपकी इर्द गिर्द हर रोज तनाव है। आपको जो मैसेज पहुंचा होगा इस मीटिंग का, आपने देखा होगा कि बचपन से भागा दौड़ी शुरू हो जाती है और वो बुढ़ापे तक भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी चलती रहती है। पूछो खुश हो नहीं खुश हो, पैसा बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा है, सेहत ठीक है नहीं ठीक है, तो तू सुबह उठने से रात तक भागा दौड़ी कर क्यों रहा है? टेंशन टेंशन टेंशन, बच्चे की फीस देना है टेंशन, रिचार्ज करवाना है टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन, इधर वो प्रेशर बढ़ता है। इस वजह से क्या होता है, माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन क्या होता है, सिर का दर्द होता है, लेकिन ये नॉर्मल दर्द नहीं होता। ये ऐसा दर्द होता है जो शुरू होने से 40 मिनट तक और कई बार पूरा दिन तक चलता है लोगों को। किसी किसी को सिर्फ एक हिस्से में दर्द होता है, किसी किसी को दूसरे हिस्से में, किसी किसी को पूरा ये एरिया ही घेर लेता है, इधर भी दर्द होता है, उसको कहते हैं माइग्रेन। जिसको होता है वही जानता है कि कितनी तकलीफ होती है। इसका देसी जुगाड़, पानी गर्म करो एक टब के अंदर, टब होता है ना, टब नहाने वाला टब, टब के अंदर पानी गर्म करो, कितना, जितना सहन कर पाओ अधिकतम। माइग्रेन हो रहा है आपको, पानी गर्म करो और उसमें पैर डुबा करके बैठ जाओ, जैसे ही पानी ठंडा हो फिर गर्म डाल दो, फिर ठंडा हो फिर गर्म डाल दो। आपको विद इन 15 मिनट टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। ये देसी जुगाड़ है, परमानेंट वाले पे अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे है ना। ऐसे लोग जिनको माइग्रेन होता है, थोड़ा भी उनको शोर ज्यादा हुआ तो उनको तकलीफ हो जाती है, ज्यादा लाइट में वो जाए तो उनको एकदम लगने लगता है अरे बाप रे अरे बाप रे। ऐसे लोग सुन्न पड़ जाते हैं, उनको भ्रामक स्थिति पैदा होती है, स्ट्रोक आ जाता है कई बार, है ना, एकदम गिर पड़ जाते हैं, मुंह से सफेद झाग वाग निकल जाता है ना। तो ये नॉर्मल सर दर्द नहीं है। सारी चीजें क्या सिम्टम से ही शुरू होती है। जब हमारा जो शरीर है ना, ये जो भी बड़ी बीमारी है वो बड़ी बीमारी होने से पहले संकेत जरूर देता है। शरीर हमें संकेत जरूर देता है। मैंने आपको मैसेज किया कि हेलो भाई, आज 8 बजे से ये हेल्थ वाली मीटिंग है, ज्वाइन करना। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने नहीं देखा, तो ये कंटेंट किससे छूट गया, आपसे छूट गया। गलती किसकी, जिसने ध्यान नहीं दिया। इसी तरीके से शरीर हमें संकेत देता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। राइट। दो लोग हैं, अभी गर्मी का सीजन, कितनी गर्मी थी, चलो गर्मी, चलो अभी कर लेते, कितनी ठंड है अभी। एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर के लिए निकला, बाई बाइक। दूसरा व्यक्ति जो है वो भी बाई बाइक। पहले व्यक्ति ने बढ़िया टोपा, मफलर, हेलमेट, एकदम मुंह पे अंदर बांध के, क्रीम व्रीम चौपड़ के, एकदम गला पैक, सब पैक, हाथ में दस्ताने, और वो इंदौर गया। दूसरे वाले ने ना टोपी पहनी ना मफलर बांधा, बस एक जैकेट तान करके वो पहुंच गया इंदौर। हो सकता है वो पहुंच भी ना पाए, लेकिन अगर पहुंच गया तो हालत किसकी खराब होगी, पहले ए वाले की या बी वाले की? ऑब्वियसली बी वाले की। तो आपको लाइफ में शरीर के साथ क्या करना चाहिए, बी वाला ऑप्शन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आप में से कोई गोलियों पे है, जिसकी गोली चल रही है, तो आप उसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, myupchar.com पे जाइएगा, उसके बारे में, उसका साइड इफेक्ट पढ़िएगा। एक गोली अगर आप लगातार लंबे समय तक खा रहे हो, चाहे माइग्रेन की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे लकवे की हो, चाहे आंखों किसी चीज की हो, अगर लगातार लंबी चल रही है, तो कम से कम 4 समस्याएं वो आपको जरूर देगा। 4 बीमारी आपके शरीर में कम से कम पैदा करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च है, ये हिस्ट्री है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। जिसको माइग्रेन है, नींद नहीं प्रॉपर होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज और है, लकवा, वो छूट गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पीछे चलता हूँ।
तब तक चैट बॉक्स में मुझे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। ये फिर से देख लो आप। इस तरह से आपके शरीर में खून का, नस का, तंत्रिका तंत्रिक जाल बिछा हुआ है। और जब उस खून को आने जाने में इस तरह से अवरोध होता है, सडनली जब स्ट्रोक पड़ता है, सडनली जब किसी अंग में ब्लॉकेज हो जाता है, तो क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन सिस्टम है, मतलब आपके ब्रेन से, जैसे आपने तवे पे रोटी सेक रहे थे और वो रोटी उठा ली, उठाने के मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स के अंदर आपके हाथ से रोटी छूट जाएगी। आपने नहीं छोड़ी, वो अपने आप छूट जाएगी। ये न्यूरॉन सिस्टम है। इतना तेज, मतलब दुनिया का 5G आ जाए, 6G आ जाए, 10G आ जाए, 100G आ जाए, जितना तेज हमारा जी है ना भाई साहब, इतना दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो न्यूरॉन सिस्टम है, जब ऐसे स्ट्रोक पड़ता है, ब्लॉकेज होता है, खून वहां पहुंच नहीं पाता, कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, तो उस अंग से संकेत पहुंचना दिमाग तक, और दिमाग से संकेत पहुंचना उस अंग तक बंद हो जाता है। और इसी को हमारी देशी भाषा में कहते हैं लकवा। इसमें लक नहीं है। अनलक है वो, अनलकवा। लकवा नहीं बोलना चाहिए उसको, अनलकवा बोलना चाहिए, ठीक है। सो इट 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 कॉजेस, ठीक है। और इसके ऊपर में होता है, इसके ऊपर में ब्लॉकेज हो गया, थक्का जम गया, न्यूरॉन सिस्टम आपस में डैमेज हो गए, कोशिकाएं डैमेज हो गई, तो इसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है। डर अच्छा है अगर वो फायदे के लिए हो, तो है ना। पिताजी का डर अच्छा है बच्चों के लिए, तरक्की हो जाती है। पिताजी का कोई डर नहीं है तो बच्चे नालायक हो जाते हैं। डर अच्छा है। डर अच्छा है अगर आप अपने सेहत के लिए जागरूक हो पाए। डर अच्छा है अगर आप अपने माता पिता के लिए, चलो यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग बैठे हैं, आपका तो फिर भी ठीक है, चला रहे हो अभी, लेकिन आपके माता पिता का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो उससे रिलेटेड अपन बहुत सारी चीजें अपन ने चर्चा करी है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब हो गया है, मैं एक बार लास्ट में, एक बार टाइम मिला तो रिपीट कर दूंगा, एक ग्लिम्स दे दूंगा मैं आपको। हम्म, अब आते हैं एक चीज पे, पुराना जमाना वर्सेस नया जमाना, ठीक है। हम कौन से जमाने के लोग हैं बताइए? कौन से जमाने के लोग हैं हम हैं नए जमाने के लोग। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वाले, मोमोज वाले, टिप टॉप रहने वाले, है ना। इस टाइप के लोग हैं हम। पुराने जमाने वाले लोग कौन थे? अरे दादा को कुछ नहीं आता भैया, दादा तो शहर भी नहीं गया आज तक, पता नहीं, वही वो रोटला बना करके चटनी के साथ खाते हैं, इन्होंने तो जीवन में खेती बाड़ी, बकरी गाय भैंस के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन वही दादा ना पूरी जिंदगी खुशी के साथ, पूरी जिंदगी सेहत के साथ जी के मरा। और आज वाला तुम्हारा पप्पू, 25 साल में उसकी सांस फूल रही है, 36 साल में उसका हार्ट फेल हो रहा है, उसको 38 साल में लकवा हो रहा है। तो कौन सा जमाना अच्छा है? पुराना वाला ज्यादा अच्छा है। पुराने जमाने में ना साहूकार लोग वो ठेंगा लगवा लेते थे, ठप्पा लगवा लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे ना, है ना निजाकत जी, और ठप्पा ऐसे ठेंगा लगा लेते थे कि तुम्हारी जमीन हमारे ना हुई। फिर जमाना आया पढ़ लिख करके, वो ना ये वो। और आज वापस से जमाना हो मोबाइल में, आप फिर अंगूठा लगा रहे हो। तो दुनिया गोल है, ठीक है। तो पुराने वाले जो जीवन था, पुराना जो जीवन था, वो लीनियर अप्रोच पे चलता था। लीनियर अप्रोच को समझना, ये एक डंडी आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दी, ये लीनियर अप्रोच है। इस लीनियर अप्रोच में क्या होता था कि डाइट जो थी वो हेल्दी होती थी। डाइट, डाइट का मतलब खाना पीना। डाइट नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये किसका चुनाव है? डाइट जो ले रहे हो, शरीर को दे रहे हो, ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये हमारा चुनाव है। पुराने जमाने में जो भी बनता था घर में और पड़ोसियों के यहाँ या दुकानों पे, दुकानें तो वैसे तो होती नहीं थी, पर जो भी होती थी वो अच्छा, शुद्ध, बढ़िया बनता था।
पीछे जो हमने बात करी कि गोभी खानी है तो कौन सी खाओगे, बिना इल्ली वाली खाओगे या इल्ली वाली खाओगे? तो हम ना तो पहले इल्लियां पाई जाती थी इतनी, और ना ही कुछ अशुद्धि हुआ करती थी, तो जो डाइट थी वो हेल्दी थी। और दूसरा, एक्सरसाइज मतलब भागा दौड़ी, हाथ पैर हिलाना, मजदूरी करना, मेहनत करना, शारीरिक कसरत करना, ये होता था। पुराने जमाने में करते थे, साइकिल नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, बैलगाड़ियों से चलते थे, पैदल चलते थे, बोरियां उठाते थे, वो गन्ने लाद करके जाते थे, वो भूसा उठाते थे, है ना। चलो पुराने जमाने के जो लोग नौकरी भी करते थे तो साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, कुछ लोग तो नदी तैर के भी जाते थे। ये थी लीनियर अप्रोच। दो ही चीज सुधार लो, सब सही हो जाता था। पहला, डाइट अच्छी कर लो, खान पान सुधार लो, तो भी अच्छा हो जाता था। और एक्सरसाइज, फिजिकल मेहनत कर लो तो भी अच्छा हो जाता। इसको कहते हैं लीनियर अप्रोच। ये लीनियर अप्रोच आज नहीं चल सकती, क्योंकि जो फसल, जो फल, जो अनाज, जो खाना पीना, जो तेल, जो नमक शरीर को जा रहा है, क्या वो आज हेल्दी है? उसमें उतने गुण है, उसमें उसमें उतनी ऊर्जा, उसमें उतना पोषण है? तो जवाब है नहीं। क्या एक्सरसाइज हम कर रहे हैं? क्या हम फिजिकल मेहनत कर रहे हैं? क्या हम शारीरिक शक्ति का वर्धन कर रहे हैं? तो जवाब है 98% लोगों का नहीं। इसलिए आज जो अप्रोच चाहिए वो है ट्राइंगल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? ट्राइंगल अप्रोच। पहले दो चीजों में काम हो जा रहा था, अब दो चीजों में काम नहीं हो रहा, अब तीन चीजें चाहिए। पहला तो आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। अगर आपको मिल रही है तो आप बहुत लकी हो, बहुत अच्छा है, बढ़िया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज की जरूरत है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अगर आप समझो, एग्जाम में हम लिखते हैं, मेन कॉपी भर जाती है तो हम एक कॉपी एक्स्ट्रा मांगते हैं सप्लीमेंट के नाम पे, सप्लीमेंट्री के नाम, मैडम सप्लीमेंट्री दे दो। हम अलग से अचार क्यों खाते हैं? ताकि उससे मिलने वाले विटामिन सी की कमी पूरी हो जाए। हम गर्मियों के अंदर छाछ क्यों पीते हैं? ताकि उस शरीर को ठंडक पहुंचाए। लेकिन क्या उस छाछ में आज शक्ति रही? क्या उस अचार में आज शक्ति रही? क्या वो पालक में आयरन रहा? क्या गाजर में बीटा कैरोटीन रहा? क्या संतरे के अंदर विटामिन सी रहा? नहीं। तो इसलिए जो शरीर को आज रोज दिया जा रहा है उसमें वो शक्ति नहीं है। इसलिए उस शक्ति को अलग से शरीर को देना पड़ता है, उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स। क्या कहते हैं? हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ठीक है। सप्लीमेंट से फायदे क्या होते हैं? सप्लीमेंट से रिजल्ट्स कैसे आते हैं? सप्लीमेंट नेचुरल होते हैं, पहली चीज, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे आप ऐसे समझो, आंवला आया, आंवले का सीजन है, आंवले लिए, उसको काटे और शक्कर वक्कर में डाल के बूंद बांध के जैसे भी बनते कैंडी बना दी। आज से 4 महीने बाद भी अगर आप वो खा रहे होंगे कैंडी, तो उससे मिलने वाला विटामिन सी 4 महीने बाद भी मिल जाएगा। है आंवला ही, बस उसका रूप बदल दिया गया। इसी तरह से प्रकृति ने हमारे को बहुत सारी चीजें दी। आप कोई जानवर जानते हो? हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, सियार, जंगली बिल्ली, आपका जिराफ, ये कहीं जाकर के अपना ऑपरेशन करवाते हो कि भैया देखना थोड़ा किडनी में समस्या लग रही है, देखना भैया थोड़ा मेरे पैर में घुटना चेंज करना पड़ रहा है, क्या कहीं कोई इलाज है? एक्चुअली जो प्रकृति है, भगवान है, यूनिवर्स है, इसने हम सबको सर्वोत्तम बनाया है। हमारा शरीर बीमार होना नहीं जानता, हमारा शरीर ठीक होना और ठीक रहना जानता है। ये हम लोग हैं जो उसको जबरदस्ती गलत चीजें दे दे के एक छोटे बच्चे के सामने आप माँ बहन की गंदी गंदी गालियां रोज दे रहे हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि वो राम 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 करेगा? वो बदले में भी वही चीजें बोलेगा। ऐसे ही है आपका शरीर। तो सप्लीमेंट क्या होते हैं? वो प्राकृतिक औषधियां, फल, फूल, जड़ें, तना, पत्ती, फूल, जिनका प्रारूप बदल के पाउडर के रूप में या कैप्सूल के रूप में आप तक पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट से आते हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट्स। ये कुछ आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से रिजल्ट्स होते हैं सप्लीमेंट्स के। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर जूम करके भी आप देख सकते हो। दीज आर द ओरिजिनल पिक्चर्स, नॉट द एडिटेड वन, है ना। एडिटिंग की जरूरत होती है टीवी वाले सेलिब्रिटीज को, ठीक है। ये रिजल्ट्स है स्किन प्रॉब्लम के, पिंपल प्रॉब्लम के,
जो वाइट दाग हो जाते हैं कुछ लोगों को, उसके झाइया, जो बोलते हैं ना पिगमेंटेशन झाइया, उसके रिजल्ट्स, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासतौर पे जो जो लोग खेती में यूरिया डीएपी का काफी रोज का काम जिनका रहता है उनको। ठीक है, पैरालिसिस यानी कि लकवा, सप्लीमेंट्स के माध्यम से लकवे को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी 4 साल 3 साल रहेगी ना, सुन लो लिख लो चाहे तो, अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी 3 साल 4 साल लगातार रह गई तो पक्की बात है आपको डायबिटीज हो जाएगा। विटामिन बी 12 की कमी अगर आपके शरीर के अंदर है तो ऊर्जा नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, आंखों से रिलेटेड, पाचन से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। विटामिन बी 12 सबसे 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 ज्यादा जरूरी चीज है शरीर के लिए। उसकी डेफिशिएंसी आज आज 10 में से 4 लोगों को इसकी कमी है। आज चेक करवाना कहीं जाके, आप आपको मिल जाएगा। हम गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा चक्का रखते हैं, घर में हम मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा ग्लास रखते हैं, रजाई गद्दे एक्स्ट्रा रखते हैं, अपने शरीर के लिए हम एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखते, इस वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। ये थायराइड की भी मैंने आपसे बात कर ली, थायराइड की टीएसएच लेवल को भी सुधारा जा सकता है। ठीक है, शुगर, वेरिकोज वेन्स, किसी भाई साहब ने पूछा था वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या है जिसमें नसों में गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, नसें खराब होने लगती है। पहले लेवल में अंदर अंदर रहती है, थोड़ी थोड़ी दिखती है, फिर दूसरे लेवल में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और तीसरा फाइनल लेयर ये होती है कि वो पूरा पैर खराब कर देता है, ऊपर तक आपका डैमेज कर देता है। तो ये रिजल्ट है आपके सामने वेरिकोज वेन्स के अंदर। कुछ प्रोडक्ट्स है जिनकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो ये वेरिकोज वेन्स में भी फायदे है। प्लाज्मा सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। ट्राई करते हैं लोग बट उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है। बट ये प्लाज्मा सोराइसिस भी सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स क्या, प्राकृतिक चीजों के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, सोराइसिस। राइट, हेयर प्रॉब्लम इज कॉमन नाउ डेज। ठीक है, पानी खराब हो गया पहला तो, प्रदूषण हो गया दूसरा, और तीसरा शरीर के अंदर जो चीजें जानी चाहिए वो जा नहीं रही है, तो वैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये हेयर फॉल से रिलेटेड रिजल्ट्स है सप्लीमेंट्स के। ठीक है, डायबिटीज पहले बाद में सप्लीमेंट्स के माध्यम से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बहुत बड़े लेवल तक क्योर की जा सकती है। वजन नहीं बढ़ रहा, सप्लीमेंट्स के माध्यम से प्राकृतिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। वजन नहीं घट रहा आपका, विसरल फैट पीछे वाला सारी बीमारियों की जड़, उसको सही किया जा सकता है। वेट लूज किया जा सकता है, वेट गेन किया जा सकता है। मोटे हो तो पतले, पतले हो तो मोटे हो सकते हो, लकवा ठीक हो सकता है, शुगर ठीक हो सकता है, आंखें स्वस्थ हो सकती है, किडनी स्वस्थ हो सकती है, चेहरे में चमक आ सकती है, बाल काले हो सकते हैं। सिर्फ अपना खान पान और आदतें, दिनचर्या बदल ली जाए तो हाथी पाओ ये रिजल्ट्स है। ठीक है, सो अब अपन ने जो मेन मेन बातें करी थी उनसे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने बात करी थी हाइपरटेंशन या हाई बीपी की। ठीक है, हाई बीपी को इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला है क्रेल ऑयल। अगर क्रेल ऑयल एक अंटार्कटिक फिश का ऑयल होता है, क्रेल ऑयल अगर आप नहीं ले पाते हैं, आपको थोड़ा लगता है कि यार ये तो नॉनवेज कैटेगरी में आ गया, तो आप उसकी जगह पे फ्लैक्स ऑयल का सेवन कर सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल अलसी से बनता है, इसमें ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में बनने वाले ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल, थक्के और शरीर में जमने वाली गंदगियों को साफ करने का काम करता है। इसमें पाया जाने वाला एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके शरीर को बैलेंसिंग में मदद करता है। फ्लैक्स ऑयल के माध्यम से डायबिटीज, बीपी, शुगर, माइग्रेन, मोटापा, स्टमक प्रॉब्लम, पीरियडिक इशू, सेक्सुअल इश्यूज, लकवे की समस्या, आंखों की समस्या, बालों की समस्या, त्वचा की समस्या समेत 60 से ज्यादा बीमारियों पर फ्लैक्स ऑयल काम करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हाई बीपी है तो ये हाई बीपी को लो बीपी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। दूसरा है प्रोकार्ड। प्रोकार्ड एक 5-6 औषधियों को मिलाकर के एक सप्लीमेंट बनाया गया है, जिसको खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक लिया जाता है। तो कार्डियो मतलब दिल से और दिल से रिलेटेड जितनी समस्याओं कार्डियो के अंदर आ जाती है, ये प्रोकार्ड नाम इसीलिए दिया गया कि उन चीजों पे काम करता है। तीसरा है को एंजाइम क्यूटेन। को एंजाइम क्यूटेन, ये सब नीचे भी दिख रहे होंगे आपको प्रोडक्ट्स। तो को एंजाइम क्यूटेन क्या है, जैसे हमारी कोशिका का पावर हाउस है माइट्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर एक होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया,
जैसे बढ़ती उम्र है, 30-35 साल की उम्र के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमारे शरीर को कोएंजाइम Q10 मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन करता है। हार्ट रिलेटेड जितनी समस्या है, हाई बीपी है, ये उन सब चीजों के अंदर काम करता है। लो बीपी के अंदर भी इसको लिया जा सकता है। अगला है स्पिरुलिना, स्पाइरुलिना भी इसको कहते हैं। क्या है ये? सुपर फूड है। WHO की वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे तो सुपर फूड की संज्ञा दी हुई है स्पाइरुलिना को। 1000 किलोग्राम फल और सब्जी रखे इस तराजू में, तो इसकी बराबरी करने के लिए सिर्फ 1 किलोग्राम स्पाइरुलिना पर्याप्त होता है। इससे आपको 56 ग्लास गाय का, अगर आप इसके 12 कैप्सूल कंज्यूम करते हैं, तो 56 ग्लास गाय का दूध, 550 से 16 साढ़े मछलियों का मांस, चिकन की 6 बोटियां, 200 ग्राम पनीर, 600 ग्राम ब्रेड, 200 ग्राम नींबू, इतना खाने पे जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइरुलिना के 12 कैप्सूल से मिल जाती है। स्पाइरुलिना अंतरिक्ष यात्रियों को दिया जाता है, सेना के जवानों को जो -डिग्री में खड़े होते हैं उनको दिया जाता है। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया है। ये 100 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है खुद से। L-arginine ये एक वैज्ञानिक है, फेरिड मुराद करके, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे मिल जाएंगे। एक मिरेकल मॉलिक्यूल होता है जिसको N2 कहते हैं। N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये N2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, वो शरीर में जाने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को L-arginine कहते हैं। तो जहां जहां भी हमारे शरीर में नसें हैं, उन नसों में बहने वाला खून है, वो नसों का डायमीटर कितना होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितनी फूलनी चाहिए, कितना क्या रहना चाहिए, ये सब मेंटेन करने का काम करता है L-arginine। लकवे का प्रॉब्लम हो गया, वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो गया, ऐसी कई सारी समस्याओं पे काम करता है। तो ये पाउच के रूप में आता है, पानी में डाल के इसको पीते हैं। तो एक पाउच आप इसको खाली पेट रोज ले लीजिए अगर ज्यादा समस्या है। नहीं ज्यादा समस्या है तो ऑल्टरनेट डेज के अंदर एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के इसको लिया जा सकता है। फिर सबसे ज्यादा जरूरी चीज, फिर से उसी पे आ जाओ, विसरल फैट, विसरल फैट, विसरल फैट, विसरल फैट। गलत खान पान, गलत तेल की वजह से। तो तेल अगर आप अपना चेंज कर पाए तो आपका भला हो जाना है। डॉक्टर को 50-60 हजार, 1 लाख देने के बाद और उनसे ऑपरेशन करवाने के बाद चेंज करोगे, कोई फायदा नहीं है। अभी स्वस्थ हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दुर्घटना से देर भली, ऐसा बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक अंग्रेजी कहावत है, इफ यू थिंक wellness is costly, then try illness. If you think wellness is costly, then try illness. अगर आपको लगता है स्वस्थ रहना बड़ा महंगा है, तो भाई साहब एक आध बार एक आध बीमारी पकड़ ले आपको, फिर पता चलेगा क्या महंगा है और क्या सस्ता है। ठीक है? तो राइस ब्रेन ऑयल आता है, ये 3 लीटर का काम 2 लीटर में ही कर देगा। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, नसों के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है, गैस वैस नहीं बनती, बहुत अच्छा है। और लास्ट चीज जो लिखी है सबसे कॉर्नर में, आपको लेफ्ट में दिख रही होगी एक डब्बी, ये है CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप? एक ऐसा पानी जो आपके साधारण पानी में मिला दिया जाए तो पानी को एल्कलाइन बना देता है, क्षारीय। दूसरा, अगर उसको अपने पानी में मिला दिया जाए तो ये उस पानी को जिंदा कर देता है, नेगेटिवली चार्ज ORP बना देता है। और तीसरा, आपके शरीर को चाहिए होते हैं 64 टाइप के मिनरल कम से कम। ये आपके शरीर को ट्रेस मिनरल्स मिला करके 84 तरह के मिनरल दे देता है। अभी महाकुंभ लगा है, पूरी दुनिया जा रही है, ईश्वर ने चाहा तो शायद मैं भी डुबकी मार आऊं। ठीक है? तो महाकुंभ में जाकर के डुबकी मार के आ रहे हैं कुछ लोग, वहां से जल ला रहे हैं, नर्मदा जी जाते, ताप्ती जी जाते, गंगा जी जाते तो जल लाते हैं। वो जल सालों साल घर में भगवान के पास रखा रहता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता? उसका चार्ज नेगेटिव ORP है। नेगेटिव ORP वो चार्ज होता है जो पानी को खुद ब खुद जिंदा रखने, स्वस्थ करने की मदद करता है। अगर इस पानी की, ये पानी है, इस पानी को साधारण पानी में 1 लीटर में 7 बूंदे मिलाकर डाल दिया जाए तो ये आपको एल्कलाइन कर देगा पानी। एल्कलाइन प्रवृत्ति में बीमारियां पनप नहीं पाती। दूसरा है, पानी में 84 तरह के मिनरल। मिनरल का काम क्या है? डिलीवरी बॉय का काम है, पोषक तत्वों को हर एक जगह तक पहुंचाने का काम मिनरल करता है। और ये आपके सर के बाल से पैर के नाखून तक सारी समस्याओं में मदद करता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आता है पैरालिसिस, मतलब कि लकवा। इसके लिए क्रिल ऑयल देना है, स्पाइरुलिना देना है, एलार्जिनाइन देना है, राइस ब्रेन ऑयल खिलाना है, CMD पिलाना है, फ्लेक्स ऑयल देना है। और एक चीज है इसमें, नोनी, इसको हम कहते हैं नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन।
ये एक फल होता है जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो 63 ट्रिलियन कोशिकाओं का जाल है, उसमें एक कोशिका है जिसको टी सेल कहते हैं, जो सारी कोशिकाओं पे राज करती है। तो ये उसको जाके एनर्जाइज करती है और नोनी कोशिकाओं को रिपेयर करने, स्वस्थ रखने, मरी हुई कोशिकाओं को हटाने, नई कोशिकाओं को जन्म देने का ये काम करती है। ये पाइनएप्पल में पाया जाता है जेरोनाइन, उससे 50 गुना ज्यादा पाया जाता है नोनी में। इसको NONI इसलिए भी बोलते हैं कि इसको लोग लगातार अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है तो नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, इंजेक्शन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी इसको लेंगे तो खाली पेट ही लिया जाता है, मतलब खाना खाने के कम से कम आधे घंटे 1 घंटे पहले इसको लिया जाता है, क्योंकि जब ये शरीर में जाता है कोशिकाओं के बंद मुंह को खोल देता है। जब ये खुल जाते हैं मुंह और उसके बाद कोई पोषक तत्व, कोई चीज शरीर में डाली जाती है, तो वो कोशिकाएं उसको ग्रहण करने का काम करती है। जो लकवे पीड़ित लोग हैं उनकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है, खुलना बंद हो जाती है, तो नोनी जरूर दिया जाता है। क्रिलाइल क्यों दिया जाता है, नसों की फंक्शनिंग के लिए दिया जाता है। स्पिरुलिना क्यों दिया जाता है, ऊर्जा के लिए दिया जाता है। एलार्जिनाइन क्यों दिया जाता है, नसों के फ्लो के लिए, न्यूरॉन सिस्टम के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर पैरालिसिस यानी कि अनलकवा। ठीक है, अगला है हाइपोटेंशन, मतलब कि लो बीपी। लो बीपी में फ्लेक्सोइल नहीं खाना, क्योंकि लो बीपी मतलब फ्लेक्सोइल लो करता है ना बीपी को, इसलिए फ्लेक्सोइल नहीं लेते। गलती से खा लोगे तो मर नहीं जाओगे, टेंशन नहीं। ठीक है, तो क्रिल ऑयल दिया जाता है, आयुष शांति का प्रोकार्ड दिया जाता है, कोएंजाइम क्यूटिन दिया जाता है, स्पाइरुलिना दिया जाता है, CMD एंड राइस ब्रेन ऑयल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 2 डायबिटीज, जिसपे हमने बहुत लंबी चर्चा करी कि यहाँ से खाना जाएगा, फिर इंसुलिन, फिर ये, फिर वो दुनियादारी का। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्रिल ऑयल या फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल ज्यादा जल्दी फायदा करेगा, ज्यादा पावरफुल है। फ्लैक्स ऑयल थोड़ा बाद में करेगा, लेकिन दोनों ही करेंगे। ठीक है, एक एक डोज खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है। अगर क्रिल ऑयल ले रहे हो तो फिर एक डोज में भी काम चल जाता है। नीम कैप्सूल, नीम कैसा होता है, कड़वा होता है। शक्कर क्या होती है, मीठी होती है। तो अगर एक गिलास शरबत के अंदर मैं 2 चम्मच नीम का पानी मिला दूं, नीम वाला, नीम की पत्ती का रस मिला दूं, तो क्या हो जाएगा, शक्कर जो शुगर लेवल है या मिठास है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ग्लूको हेल्थ, ग्लूको मतलब शक्कर से रिलेटेड समस्या। तो ये ग्लूको हेल्थ 8-10 औषधियों का मिश्रण है, जो खाना खाने के बाद लेने पर आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। चाय, आप जो रेगुलर चाय पीते हैं उसको बंद कर दीजिए, उसकी जगह आप पीजिए वेस्लिन टी। वेस्लिन टी क्या है, इसमें गार्शिनिया कंबोजिया और 2-3 तरह की औषधियां डली है, जो आपके शुगर लेवल को इंक्रीज ना करके जो विसरल फैट शरीर में जम रहा है उसको काटने का काम करता है। फ्लैक्स ऑयल भी उसी चीज को काटने का काम करता है। CMD आपकी फंक्शनिंग बेटर करेगा, और राइस ब्रेन ऑयल खाना इसी में बनना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अलावा थायराइड जो हमने बात करी थी लंबी चौड़ी, तो इसमें गैनोडर्मा देना है। गैनोडर्मा क्या होता है, गैनोडर्मा एक मशरूम प्रजाति का पौधा होता है। मशरूम देखा होगा आपने, उस टाइप का पौधा होता है। 10,000 पेड़ों में से किसी एक पेड़ पे उगता है। 10,000 पेड़ कितने होंगे समझ रहे हो आप, एक जंगल 10,000 पेड़ हो सकते हैं। 10,000 पेड़ों में से गैनोडर्मा एक पेड़ पे उगता है। औषधीय गुणों वाले की बात करो, वैसे तो बहुत सारे उगते हैं, कुछ तो कुकुर मुत्ते भी रहते हैं, है ना। जो ओरिजिनल गैनोडर्मा है, जिसकी जापान में पूजा की जाती है, वो 10,000 पेड़ों में से किसी एक पेड़ पर उगता है। इसके मेजरली 3 काम है। शरीर का टॉक्सिन्स बाहर करेगा, जितनी भी शरीर की गंदगी उसको बाहर करेगा। दूसरा, वो बीमारियां जो आपकी ब्लड रिपोर्ट में, बलगम रिपोर्ट में, यूरिन रिपोर्ट में पकड़ नहीं आती है, एक्सरे में पकड़ नहीं आती है, ऐसी कोई बीमारी वो गैनोडर्मा पकड़ के उसकी स्कैनिंग करके उसको खत्म करने का काम करता है। तीसरा, आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इस वजह से कैंसर वाले लोगों को, ट्यूमर वाले लोगों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, अगर सही समय पे उनको दिया जाए। अब कोई व्यक्ति को डॉक्टर ने बोल दिया भैया अब तुम कल निपटने वाले, और तुम उसको एक रात पहले बोलोगे कि ले सप्लीमेंट की 2 गोली खा ले, तो इट वोंट वर्क, राइट। सप्लीमेंट्स आपके तभी अच्छे से काम करेंगे जब उसके पहले वाली प्रक्रिया सही रखी होगी। स्वस्थ उसे नहीं किया जा सकता जो स्वस्थ नहीं होना चाहता, स्वस्थ उसे किया जा सकता है जो खुद स्वस्थ होना चाहता है। तो एक्सरसाइज करिए, सुबह शाम कम से कम 1-1 गिलास गर्म पानी, गुनगुने से थोड़ा ऊपर गर्म पानी पीजिए। एक्सरसाइज करिए, 30 मिनट अपने शरीर का पसीना बाहर करिए।
थोड़ा सा जॉगिंग शॉगिंग करिए, थोड़ा सा बैठ करके ध्यान करिए, अपने माइंड को फोकस करिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ अपना मनुष्य का इधर से ही है। जिसका ये नहीं चल रहा, हम उसको बोलते हैं पागल हो गया, पागल हो गया, अरे ये तो ऐसे नंगा घूमता है, पागल है। आप क्यों पागल नहीं हो? क्योंकि ये आपका सही चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। मोबाइल में लगे, मोबाइल में लगे। एक चीज है जो स्क्रीन पे नहीं, लिख लो, DOSE। DOSE, ये केमिकल होते हैं, हार्मोन होते हैं। डोज केमिकल, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ये हार्मोन खुशी देते हैं इंसान को, ठीक है। तो जब मोबाइल चला रहे होते हैं ना, तो वो निकलते हैं, डोपामिन निकलता है। एक रील, दो रील, तीन रील, चार रील, और पता लगा पूरा दिन बैठ करके मोबाइल चला लिया, मिला क्या? कुछ नहीं। फिर बाद में एहसास होता है, तो फिर डिप्रेशन होता है, तनाव होता है कि यार आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया, फ्यूचर दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फोकस नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं थायराइड के लिए। फिर इसी तरीके से ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो ज्वाइंट पेन के लिए कैल्शियम। कैल्शियम वो होना चाहिए जो विटामिन D3 के साथ हो। अगर विटामिन D3 के साथ नहीं है, या आपके शरीर में विटामिन D3 नहीं है, तो वो कैल्शियम यूरिन के थ्रू निकल जाता है, फायदा नहीं करता। इसलिए सुबह सुबह की धूप लिया करिए, तो आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी की लगातार कमी तो डायबिटीज होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ये बहुत अच्छा है, सर्टिफाइड है, चेक कर लीजिएगा इसको। एक एक लेंगे आप इसको सुबह शाम, या दो सुबह दो शाम भी ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ग्लूकोसामाइन, जो दोनों जोड़ों के बीच में जो गद्दी थी, जो लिक्विड था, जो कार्टिलेज था, जो ग्रीसिंग थी, वो खत्म हो जाती है, वो घिस जाती है, तो जोड़ आपस में टकराते हैं और दर्द पैदा होता है। ये ग्लूकोसामाइन उसको पुनर्जीवित करता है, दोबारा से उसको निर्मित करता है, ताकि वो दर्द कम हुआ जा सके। पहली पहली बार जब कोई लेता है, तो ऐसे केसेस देखे गए कि उन्हें दर्द होता है, इसके लिए उसके साथ फ्लैक्स ऑयल जरूर ऐड करवाया जाता है कि ग्लूकोसामाइन ले रहे हो तो तुम फ्लैक्स ऑयल भी जरूर लो, ठीक है। CMD, पानी पीना ही चाहिए, राइस ब्रेन का तेल खाना ही चाहिए, नूनी जरूरी है। और कोलेजन, कोलेजन क्या होता है? हड्डियों के लचीलेपन के लिए, ज्वाइंट के लिए, स्किन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये है ज्वाइंट्स पेन के लिए, ठीक है। सो इतनी चीजें थी आज के लिए। यहाँ पे कुछ सवाल हैं जिन लोगों के वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया एक सवाल है, CMD नूनी फ्लेक्स ऑयल की मात्रा कितनी कितनी लेनी है? वेरिकोज वेंस है मुझे, 36 उम्र है, 63 साल एज है। CMD आप दिन में 3 लीटर ले लीजिए, 3 लीटर पानी में 7 7 बूंद डाल के आप ले लीजिए। नूनी सुबह शाम एक एक खाली पेट ले लीजिए। फ्लेक्स ऑयल आप दिन में कम से कम 3 बार 4 बार आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें L-आर्जिनाइन एक चीज होती है, जो पीछे बताया था, एक डब्बा आता है L-आर्जिनाइन, वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो काफी जल्दी रिजल्ट आएगा। और एक चीज होती है फूट पैच, पैरों में लगाने वाली पट्टी। रात में सोते हैं तो पैरों में पट्टी चिपक जाती है, रात भर में आपके खून से गंदगी खींच के बाहर कर दी जाती है। तो ये आपको ज्यादा अच्छे और जल्दी फायदा करेंगे। दीपक नागर जी होंगे इस मीटिंग में, उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या थी, उनकी वेरिकोज वेन्स की समस्या 99.99999% खत्म हो गई। कभी कभार लंबा खड़े रह जाते तो दर्द होता है उनके पैर में, अदरवाइज वो पूरी तरह से ठीक है। नूनी के बेनिफिट्स क्या है? गठिया, जकड़न, वात, पीरियड्स की समस्या, बालों की समस्या, आंखों की समस्या, मतलब आप बीमारी बोलो, नूनी सब में काम करता है, सब में। श्वसन प्रणाली में काम करेगा, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा, ट्यूमर में काम करेगा, इम्यून सिस्टम में काम करेगा, आपकी विटामिन मिनरल्स डालने में काम करेगा, हर चीज के अंदर ये काम करेगा। जो डॉक्टर ने बोला है आपको, उसको बिल्कुल पहनना, उपयोग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइनस और गैस की प्रॉब्लम के लिए कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? एक रेस्पोकेयर नाम से आता है, एक रेस्पोकेयर आता है, ठीक है। एक कर्क्यूमिन आता है, ठीक है। एक CMD आता है। ये आप तीन मेजरली लीजिए, और एक चौथा है गैनोडर्मा, जो ये साइनस पे काम कर रहा है। गैस की प्रॉब्लम के लिए कॉम्बोइटिक्स, अपना राइस ब्रेन ऑयल, और आंवला या एलोवेरा इसमें ऐड कर सकते हो। ज्यादा समस्या है तो फाइबर एक आता है डब्बा, फाइबर भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। पीलिया में क्या दे सकते हैं सप्लीमेंट? पीलिया में आप कुछ नहीं दीजिए, सिर्फ और सिर्फ CMD का पानी और फूट पैच जो आते हैं, वो फूट पैच दीजिए। CMD का पानी और फूट पैच, खाने के लिए कुछ नहीं देना है। नी पेन के लिए बता दीजिए, फॉर सीनियर सिटीजन बताया तो अभी, नी पेन बताया तो ये है ज्वाइंट पेन, नी पेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अस्थमा के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो इसके लिए रेस्पोकेयर, कर्क्यूमिन, नूनी, गैनोडर्मा, CMD, ये अस्थमा के लिए आप दे सकते हैं।
अभी मैं फ्लेक्सल सुबह शाम ले रहा हूँ, सही है या नहीं? सुबह शाम दोपहर अगर आप लेते हैं तो ज्यादा फायदा करेगा। इसको अगर ज्यादा भी खा लें तो कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन आपको 3 बार कम से कम इसको खाना चाहिए। ठीक है। अस्थमा के लिए मैंने बता दिया, रेस्पो केयर, नोनी, करक्यूबिन, गैनोडर्मा, सीएमडी। हाइट बढ़ाने के लिए क्या? पहला तो है कैल्शियम, हड्डियां बढ़ेगी तभी आपका मास गेन होगा। ठीक है, कैल्शियम। दूसरा है स्पाइरुलिना। तीसरा है नूनी। चौथा है प्रोटीन पाउडर। और सीएमडी एडिशनली आप दे सकते हैं। एलर्जिनाइन की मात्रा आपको तय नहीं करनी है, वो पाउच में आता है। उस पाउच को 1 गिलास पानी में घोल करके कम से कम 1 मिनट घुमाइएगा उसको। 1 मिनट तक ऐसे 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 घुमाना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि वो कांच में या प्लास्टिक में लिया जाए, धातु में नहीं लिया जाए उसको, तो ज्यादा अच्छा फायदा करेगा। ठीक है। सीएमडी कितना लेना है? 1 लीटर में 7 से 8 बूंद डाल करके दिन भर में 3 लीटर पानी आप उसका पी सकते हैं। माइग्रेन है 15 साल की बच्ची को, क्या दे सकते हैं? बताया था मैंने आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। माइग्रेन, अच्छा माइग्रेन नहीं बताया था क्या? हाँ तो लिख लो। माइग्रेन के लिए आपको देना है, स्पाइस टी आती है, अगर वो चाय पीती है तो स्पाइस टी, 15 साल की है कोई दिक्कत नहीं है, स्पाइस टी आप दे सकते हैं पहला। दूसरा नोनी। तीसरा सीएमडी। चौथा क्रिल ऑयल। क्रिल, हाँ एलर्जी को सुबह खाली पेट लेना है। रोज मत लीजिए, एक एक दिन का ऑल्टरनेट करके ले लीजिए एलर्जी। पैर सुन हो गया उसके लिए क्या ले? और आंखों में से पानी आता है जलन होती है, उसके लिए क्या ले? पैर सुन हो गया उसके लिए फ्लैक्स ऑयल ले लीजिए आप। ठीक है, सीएमडी वाला पानी पीजिए, फ्लैक्स ऑयल लीजिए, कुछ एक्सरसाइज है इंटरनेट पे डली हुई, उन एक्सरसाइज को करिए। आंखों में से पानी आता है तो आई सपोर्ट लीजिए, सी बकथोन लीजिए, स्पाइरुलिना लीजिए। सी बकथोन नहीं ले पा रहे हैं तो स्पाइरुलिना लीजिए, आई सपोर्ट लीजिए और सीएमडी वाला पानी पी लीजिए। ठीक है। नूनी को कैसे लेना है? नूनी को सुबह शाम खाली पेट एक एक कैप्सूल आपको लेना है, गुनगुने पानी में लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके गाइस, सो आई थिंक इसको खत्म करते हैं। गैस के लिए देखो, गैस के लिए पहला आपका राइस ब्रेन ऑयल। दूसरा आपका कॉम्बोएटिक्स। तीसरा आंवला या एलोवेरा में से कुछ। और चौथा है फाइबर। और सीएमडी तो पीना ही चाहिए। ठीक है। साइनस के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसके लिए रेस्पोकेयर, करक्यूमिन, नोनी, सीबकथॉर्न। ठीक है। सो आई होप इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। आई आई होप आपको ये समझ में आया होगा। भोपाल में नहीं हो आप, एलर्जी है ना, ठीक है, आप अपने हिसाब से, आपकी चॉइस है, आप ले लीजिएगा। जितने भी लोग पहली बार आए थे, जिनको कुछ नहीं पता था आज के पहले, वो जिन्होंने इनवाइट किया था, आप उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें, वो आपको और डिटेल में चर्चा कर देंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।